हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने PW1 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं समग्र सीरीज के अंतर्गत। समग्र सीरीज में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री में, हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी जो किताब कवर कर रहे हैं सतीश चंद्र सर वाली, और उसका सेकंड लास्ट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी कुछ इसके अंदर है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक जो है सो 2024 का हो रहा है, जहाँ आप देखिए डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं 31 मार्च, 14 अप्रैल, 5 मई, जून 2 को भी। ये सारे ऑफलाइन सेंटर्स पे भी होगा, और ये ऑफलाइन सेंटर्स हमारे यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो आप यू पीपल कैन ज्वाइन इट, ठीक है ना। जो लिंक यहाँ दिया गया होगा, फ्री है ये सारा, आप गिवन लिंक पे आप जाकर इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। चलिए हम लोग शुरू करें अपनी कहानी। अब आइए देखिए, तो हम लोग बात के समग्र बुक सीरीज के अंतर्गत हमारी चर्चा हो रही है आपके साथ। तो इस समग्र बुक सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे 19 चैप्टर के ऊपर बात करना है, और जो चैप्टर है वो क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि हमने जो सफ़र शुरू किया था, हमने जब हम लोग यहाँ बात करेंगे जो हमने सफ़र शुरू किया था मुगलों के बारे में, ये जो कहानी हमारी शुरू हुई थी आपके साथ, हमने जो बात किया था मुगल्स के बारे में। मुगल्स के बारे में हम लोगों ने कहानी जो शुरू की थी कहाँ से, तो हम लोगों ने बात शुरू किया था बाबर के साथ, ठीक है ना। बाबर के साथ ये सफ़र शुरू हुआ था, और ये औरंगजेब के ऊपर जाकर हम देखेंगे तो ये क्या है, औरंगजेब के वक्त में ये अपने जेनिथ पे आता है, अपने क्लाइमेक्स पे आता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखेंगे कि कई हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से मुगलों का फिर डिक्लाइन भी होता है, और मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट करना शुरू करता है, ठीक है ना। सो अपने एक पीक पे आएगा, ये सफ़र शुरू होता है यहाँ से, और ये अपने सफ़र पे आएगा, औरंगजेब के समय जाकर अपने पीक पे जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि ये ग्रेजुअली डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट होता चला जाएगा। ये कहानी हमें यहाँ पर करनी, ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपके पास, जहाँ हम देखें डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है ना, क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स में अगर हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात कर लिया है, हमने पहले भी बात करा है, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो हमें इसके क्लाइमेक्स में हमें बात करना है, वो है मुगल्स के साथ मराठा फैक्टर। तो मराठास के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसका भी बैकग्राउंड में थोड़ा प्रिपेयर कर दूं, ताकि आपके लिए समझ जो है थोड़ी सी आसान से हो जाए। इस चैप्टर के अंदर वो होता क्या है कि हमने ये देखा था कि मुगल्स का जो उनका जो पॉलिटिकल सेंटर है, दैट वाज इन दिल्ली, ठीक है ना। ये दिल्ली में है, आपने ये देखा था। और दिल्ली में जब हम इंडिया के मैप को देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे क्या कि इनके लिए काम क्या क्या बचा हुआ था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में इनका ध्यान हमेशा लगा हुआ था। आपने देखा था कि कंधार और बल्ख, ये जो इशू है ये हमेशा हमारे पास शाहजहाँ के वक्त तक बना रहा था। इनफैक्ट ये जो आपके पास नॉर्थ वेस्ट का इशू है वो कुछ समय तक हम देखेंगे औरंगजेब के समय भी बना रहेगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे जब औरंगजेब अपने नॉर्थ वेस्टर्न कैंपेन में थोड़ा सा जब बिजी रहेगा, तो शिवाजी यानी मराठास को अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने पावर को साउथ इंडिया में दक्कन के अंदर कंसोलिडेट करने का भी। सो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि ये क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी बिजी रहेंगे। तो हमने देखा इनके लिए एक इशू ये था। इनका जो है पॉलिटिकल सेंटर कहाँ है नॉर्थ के अंदर, वो हम देखेंगे दिल्ली में है। दिल्ली और आगरा कह लीजिए, दिल्ली एंड आगरा, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर थे, ठीक है ना। और ग्रेजुअली ये चलते चले जाते हैं। साउथ में जब हम आते हैं तो साउथ में आपने देखा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है ना। उसमें हमने देखा था क्या कि एक जो है हमारे पास इशू किसका था, डकनी स्टेट्स का है था, डकनी स्टेट्स। और डकनी स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो तीन हमारे पास प्राइम पावर्स थे, जिसके बारे में हमने चर्चा पहले ही आपके साथ कर रखा है। वो था अहमदनगर का, ठीक है ना। हमने देखा था किसका था, अहमदनगर का। अहमदनगर की कहानी थी एक। दूसरा हमने देखा था कि बीजापुर है, और तीसरा हमने देखा था कि गोलकोंडा है, गोलकोंडा, ठीक है ना, गोलकोंडा, ठीक है। और इसी बीच में हम देखेंगे एक न्यू एलिमेंट के रूप में हमारे पास राइज होता है किसका, तो हम देखेंगे इनके सर्विसेज से शुरू होता है, वो होता है मराठास का। सो एक न्यू फैक्टर है दैट इज कॉल्ड मराठास, ठीक है, मराठास। मराठा के पास, मराठा इनफैक्ट इतने पावरफुल हो जाते हैं, जबकि इनकी शुरुआत अगर हम देखेंगे, आगे हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं कि इनकी जो शुरुआत होती है वो बीजापुर अहमदनगर के अंदर एक महज जो है ऑक्सिलरी ट्रुप्स के रूप में इनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन एक समय आते आते तक हम ये देखेंगे क्या कि अगर हम देखेंगे मुगलों के बाद अगर पूरे इंडिया के ऊपर में पैन इंडिया पावर, पॉलिटिकल पावर को क्रिएट करने का किसी के पास पॉसिबिलिटी अगर बचा हुआ था, तो दैट वाज विद द मराठास। तो आप ये समझ सकते हैं कि मराठा का राइज भी कितनी तेजी से हुआ था और कितने पावरफुल तरीके से हुआ। लेकिन हम देखेंगे कि मराठास भी ये काम नहीं कर पाएंगे। मराठास के अंदर भी हम देखेंगे अपने कुछ इंटरनल वीकनेसेस थे, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। मुगल एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट करता है, फिर छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ का इमरजेंस होता है। मुगल एम्पायर धीरे धीरे श्रिंक करता चला जाता है, ठीक है ना। और बाद में यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा किसको, यूरोपियंस को, वो यहाँ पर मैं अपना जो है सो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट कर पाए, ठीक है। तो ये कहानी है। अब ये कहानी तो हमने समझ लिया। तो हमने ये देखा था क्या कि जब मुगल्स हैं दिल्ली के अंदर, तो उनके पास जो है साउथ इंडिया के अंदर हम लोग बात करें
तो उनको 3 जगह पे अपना 4 जगहों पे अपना ध्यान केंद्रित करना था। एक था अहमदनगर में जो ऑलरेडी हो चुका है। 1636 में हम देखेंगे कि अहमदनगर को क्या कर लिया गया है, मिला लिया गया है। इट वाज अनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। जो कहानी बच गई थी वो क्या था, वो था हमारे पास किसका, बीजापुर का। और ये कहानी देखेंगे गोलकुंडा का। और इन बिटवीन जो एक नया राइज हो रहा है दैट इज कॉल्ड मराठा। तो हम देखेंगे कि जो ये सफर चल रहा है किसका, मुगलों का, जो अपनी प्रखाष्ठा की तरफ जा रहे हैं, जो कि अपने क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, जब ये इनका इनका पावर का जो हम देखेंगे पॉलिटिकल पावर बनने के प्रोसेस में जो इनका एक ऑल इंडिया पावर बने हैं, उसमें 4 पावर बचे हुए हैं जो कि साउथ इंडिया में, दक्कन और साउथ इंडिया में हैं। दे आर व्हाट, मराठास, जो है अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, जिसमें अहमदनगर तो ऑलरेडी 1636 में अनेक्स कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे अहमदनगर के कई टेरिटरीज थे जो कि बीजापुर ने क्या कर दिया, नियर बाई लोकेशन में होने की वजह से बीजापुर ने क्या किया, उस टेरिटरीज को मुगलों से ले लिया है, ठीक है ना, छीन लिया है। तो अभी भी जो है बीजानगर और जो गोलकुंडा है वो एक इंपॉर्टेंट पावर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और अहमदनगर के टेरिटरीज को अपने पास ले रखा है। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ही मुगलों को अपना पूरा एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है, पैन इंडिया लेवल का क्रिएट करना है इन ट्रू सेंस, तो उन्हें गोलकुंडा और बीजापुर से साथ भी अपना स्कोर सेटल करना होगा। मराठा फैक्टर के लिए को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस में हम देखेंगे मुगल और मराठा रिलेशनशिप को भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो प्राइमरी फोकस हमारा रहने वाला है वो यही समझ होने वाला है कि किस तरीके से मुगलों ने अपना रिलेशन जो है बीजापुर के साथ, गोलकुंडा के साथ एंड फाइनली मराठास के साथ रखा है। उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है उसे हम लोग समझने और जानने की कोशिश करेंगे। देन हम देखेंगे क्या कि जब मराठास इन सारे फैक्टर्स को मैक्सिमम हद तक जब वो कंट्रोल कर पाते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल तो हो नहीं पाता है, मराठास भी कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ जो मुगल हैं अपने क्लाइमेक्स की तरफ जरूर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे क्या कि देयर आर सर्टेन इंटरनल वीकनेसेस, कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी थे, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, जिसकी वजह से फाइनली जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। सो लेट्स एंजॉय दिस टॉपिक, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं क्या है हमारी कहानी। तो हम लोग यहीं पे बात कर रहे थे सो क्लाइमेक्स एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। सो आई होप कि आपने इस चैप्टर को अब समझ लिया, इसके पूरी ब्रीफिंग आपने समझ ली कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इनसाइड दिस पर्टिकुलर टॉपिक और इन दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइज ऑफ द मराठास। ये हमें थोड़ा बात करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाइमेक्स की बात हम लोग कर रहे हैं एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर है, तो मराठास कहां से चले आ रहे हैं। तो राइज ऑफ द मराठास आपको समझना है, ठीक है ना, कि किस तरह से मराठास का राइज हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि मराठास के साथ ही मराठा मुगल रिलेशनशिप में ही हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी एंड दैट ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ पुरंदर। उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा होगी। उसके बाद औरंगजेब एंड द डिक्लाइन ऑफ दिस डेक्कन स्टेट्स। अब ये डेक्कन स्टेट्स का मतलब भी आपको समझ में आ रहा है कि हम किन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। दैट ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट बीजापुर एंड गोलकुंडा, ठीक है ना, जो हमारी बातचीत हो रही है, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे इसके कई फेजेस हैं, यानी कि ये जो रिलेशनशिप का एवोल्यूशन हुआ है वो हम देखेंगे कि 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में होता है, फेज 1, फेज 2 एंड द फेज 3। सो दीज आर द 3 फेजेस, सेकंड एंड थर्ड फेजेस यू आर सीइंग ऑन दिस स्लाइड। ऑन द प्रीवियस स्लाइड देयर वाज अ फर्स्ट फेज, ठीक है, जिसको कि आपने देखा कि इस किताब के अंदर जो बांटा गया है दैट इज 1658 टू 68 के बीच का रिलेशनशिप है। फिर हमने 68 से लेकर 84 का रिलेशनशिप है एंड देन 84 टू 87 का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। एंड फाइनली वेयर वी हैव टू कंक्लूड दिस चैप्टर, वो किसके साथ होगा, औरंगजेब, द मराठास एंड द डक्कन, द लास्ट फेज दैट वी नीड टू डू, ठीक है ना। इसी के अंदर हम लोग डिसइंटीग्रेशन के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। सो एक फेयर आइडिया आपके पास अब है और हम लोग इस चैप्टर में से टेक ऑफ, इस चैप्टर के अंदर टेक ऑफ लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो नाउ सी द राइज ऑफ द मराठास के बारे में हम लोग बात करें। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मराठास के पास राजपूतों के तरीके से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिस तरीके से राजपूतों के पास अपनी जागीर हुआ करती थी, अपना लैंड हुआ करता था, उनकी अपनी टेरिटरी होती थी, अपना किंगडम होता था, मराठास के पास नहीं था, ठीक है ना। ये कहानी ऐसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। बल्कि मराठास जो है एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो डकनी स्टेट में बीजापुर अहमदनगर के अंदर वो मात्र ऑक्सिलरी फोर्सेस के रूप में थे, दे वर जस्ट द ऑक्सिलरी फोर्सेस, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे क्या कि अब हम देखेंगे क्या कि जो ऑक्सिलरी फोर्स है, यानी कि कहाँ, अहमदनगर और बीजापुर के अंदर, ये बस जो है सब फोर्सेस के रूप में थे। लेकिन ग्रेजुअली ये देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पावर के रूप में आपको इन स्टेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। और ये लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं कि गवर्नमेंट में काफी ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाता है और इनफैक्ट दे बिकम द किंग मेकर्स इन दीज डकनी स्टेट्स, ठीक है। सो पावर इन्फ्लुएंस इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे ग्रो करना शुरू करेगा करेगा कहाँ पे, हम देखेंगे क्या, तो अहमदनगर और बीजापुर में।
इन कोर्स ऑफ टाइम हम देखेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है मराठास का कुछ समय के लिए हम देखेंगे इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अहमदनगर के जो मलिक अंबर थे उन्होंने बड़ी संख्या में जो है सो मराठास को अपॉइंट भी करा था। ये बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, ये ठीक। अब आइए हम देखते हैं कि मराठास के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है। कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमने देखा, ये हमने बात कर लिया कि हाँ मराठास हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज अहमदनगर एंड ऑफ कोर्स बीजापुर के बारे में, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे डिड नॉट हैव वेल एस्टैब्लिश्ड स्टेट अंडर द डोमिनियन, ठीक है ना। लेकिन इनके पास कोई भी अपना राज्य नहीं था, जैसा कि हम लोग राजपूत के बारे में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से उनके पास कुछ स्टेट था, इनके पास नहीं था। दे वर इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री फंक्शनरीज इन दीज डेकनी स्टेट्स। अहमदनगर के बारे में बात करें, बीजापुर के बारे में बात करें, सॉरी गोलकुंडा के बारे में बात करें, तो हम देखेंगे बीजापुर और गोलकुंडा में ये थे, लेकिन इनके पास अपना इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हुआ था। कहानी शुरू होती है साजी भोसले के साथ, ठीक है ना। साजी भोसले के बारे में बात करें कि इनफैक्ट जब मराठा एम्पायर के बिल्डिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस के बारे में, जो मराठा एम्पायर बिल्डिंग MEB दैट इज मराठा एम्पायर बिल्डिंग हो रहा है, तो एक नाम है हमारे पास है साजी भोसले का। साजी भोसले के बाद हम देखेंगे दूसरा नाम इनके लड़के का होता है, दैट इज कॉल्ड शिवाजी का होता है, ठीक है ना, शिवाजी का। हम देखेंगे इनके साथ हम देखेंगे कि मराठा एम्पायर जो है क्रिस्टलाइज करता है और जो है रियलाइज भी होता है, ठीक है ना। यानी कि जो मराठा साम्राज्य बनने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो साजी भोसले के साथ होती है और इसकी परिणति पहुंचती है शिवाजी के वक्त में जाकर, ठीक है ना। तो हम देखेंगे मराठा जो एम्पायर बिल्डिंग का जो प्रोसेस है दैट एक्चुअली बिगिंस विद साजी भोसले, ठीक है ना, ठीक है, समझ पा रहे हैं। सो एम्पायर बिल्डिंग, मराठा एम्पायर बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। एम्पायर बिल्डिंग का जो प्रोसेस है दैट वी कैन सी ओवर हियर, राइट सर्स एंड मैम्स। नाउ इसके अंदर देखेंगे कि अभी इनके पास कोई भी अपना स्टैब्लिश स्टेट नहीं था, आज राजपूत हैड, ठीक है ना। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है, इसको हम लोग देखते हैं कि देखिए साजी एक्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि साजी ने किंग मेकर का रूप भी, किंग मेकर का रोल भी प्ले किया था डकनी स्टेट्स में, अहमदनगर के अंदर। ये सारी बातें हमारी हो रखी है। और ये मराठा एम्पायर के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि इसमें एक दो कहानी और बता दूं कि जो शाहजी हैं, शाहजी भोसले, ठीक है ना, अहमद एंड डिफाइड द मुगल्स, ठीक है ना, वो किंग मेकर के रूप में अहमदनगर में और मुगलों की अथॉरिटी को वो डिफाई करने की कोशिश, डिफाई भी करते हैं। 1636 का ट्रीटी होता है जिसके द्वारा शिवाजी yielded the territories he was dominating, ठीक है। शाहजी एक्चुअली फादर ऑफ, he joined the service Vizapur and his energies to Karnataka. Taking advantage of settled conditions, Shivaji tried to set up a semi-independent municipality in Bangalore. ठीक है, इतनी बातें हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, मैं आपको डायरेक्टली यहां लेकर आता हूं, ठीक है। देखिए कहानी क्या है। एक्चुअली साजी भोसले हमने देखा, साजी भोसले के बारे में बात करें, ही इज द फादर ऑफ शिवाजी, ठीक है। ये क्या है, इनके पास कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, जैसा मैंने आपसे बताया कि इनके पास इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है कोई, लाइक राजपूत्स, ये जो मराठास हैं, मराठास हैं, इनके पास अनलाइक राजपूत्स, इनके पास क्या था, कोई स्टेट नहीं था, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था, इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे, राइट। ये बात के रिटरेशन में कर रहा हूं आपके साथ। रादर क्या थे कि एक तरीके से देखें देवर द ऑफिशियल्स, ठीक है ना। ये कौन है, रादर देवर व्हाट, देवर द ऑफिशियल्स। अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो है कौन है, ये ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स इन डकनी स्टेट्स, ऑफिशियल्स इन डकनी स्टेट्स। डकनी स्टेट्स में, और डकनी स्टेट्स का मतलब आपके लिए यहां जो अगर हम लोग बात करें तो 3 स्टेट्स निकल के आते हैं, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा, ठीक है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि इन स्टेट्स में जो रूलर है उसका पोजीशन वीक होगा, ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे क्या कि ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये जो साजी भोसले हैं, जो मराठा चीफ है यहां पर, वो क्या करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट को फॉर्म करना शुरू किया, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट को फॉर्म करना शुरू किया। कब, जब यहाँ के जो किंग है वो डिक्लाइनिंग स्टेट में आ जाएंगे, अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा के, ठीक है, जो डेकनी स्टेट्स हैं, ये क्या करेंगे, बीजापुर गोलकुंडा में इन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किंग मेकर्स के रूप में भी थे, ठीक है। तो इनके पास जब सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट आ गया, एक्चुअली देवर द जागीरदार, तो इनके पास कई जागीरें थी, ठीक है ना। तो कहानी अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट जब स्टेट ये लोग क्या करेंगे, सेमी इंडिपेंडेंट, नॉट कंप्लीटली, तो इनके पास पूना की जागीर थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। इनके पास पूना की जागीर थी, कहते क्या है कि इनकी एक वाइफ थी, ठीक है ना, वाइफ थी जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई, ठीक है।
जीजाबाई इनकी वाइफ थी, ठीक है। एंड कहते हैं कि आई मीन साजी भोसले हैज नॉट अ गुड लाइकिंग फॉर जीजाबाई जी, जो कि मदर हैं शिवाजी की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ जीजाबाई को, अपना लड़के शिवाजी को इन्होंने क्या किया, पूना की जागीर देकर के उनको छोड़ दिया, कहा कि आपके सर्वाइवल के लिए है। एंड दे डिड नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको एक तरीके से वॉज नेग्लेक्टेड इन देयर पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो अब यहां पर जीजाबाई क्या करेंगे, जीजाबाई इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म एंड कैवलरी इन शिवाजी। तो इनका बेबी है जिनका नाम है शिवाजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को रेयर करना शुरू किया, उनको नर्चर करना शुरू किया, उनको पढ़ाना पोषना शुरू किया, ठीक है। और उन्होंने अपने बच्चे के अंदर पैट्रियटिज्म, ठीक है ना, और जो वीरता है उन्होंने जस्ट करके इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि यहां पर शिवाजी हैं, शिवाजी के ऊपर में दो और पर्सनालिटी हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है उनकी पर्सनालिटी पे। कहते हैं कि शिवाजी का जो व्यक्तित्व है, किस तरीके से मराठा राज्य का निर्माण होने वाला है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमने देखा अभी तक ये समझने की कोशिश करी कि अनलाइक राजपूत, इनके पास कोई स्टेट नहीं था, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को क्रिएट किया गया, सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स को क्रिएट किया गया साजी भोसले के द्वारा। इनके पास कई जागीर थी, एक जागीर थी पूना की, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ जीजाबाई शिवाजी को देकर के उनको छोड़ दिया। शिवाजी के पास उनके फादर नहीं है, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो उनकी पर्सनालिटी को, उनके कैरेक्टर को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। जिसमें उनकी मदर का है रोल है, दैट इज सी इज जीजाबाई, ठीक है ना। उसके इनके गुरु रामदास का, और दादाजी कोंडदेव, ठीक है ना, जो कि जागीर के, जो पूना की जागीर थी उसके ये मैनेजर एक काइंड ऑफ ये हुआ करते थे। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, जैसो जो शिवाजी है उनका कैरेक्टर बिल्ड किया, ठीक है ना। माता जी ने पैट्रियटिज्म सिखाया, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें गुरु रामदास जी ने, तो फॉर्मलाइज शिवाजी विद ग्लोरीज ऑफ एंशिएंट कल्चर, मेड हिम नेशनलिस्ट इन हिज आउटलुक, ठीक है। और उनके जो राष्ट्र भाव है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, गुरु रामदास जी ने भी उनके अंदर इम्बाइब किया। और एक तरीके से उनके पॉलिटिकल गुरु काइंड ऑफ आप देखें तो दादा कोंडदेव जी थे, तो जो उनके पास होता है। इस तरीके से हम देखते क्या है कि इस पूना के जागीर के साथ, ठीक है ना, सो शाहजी हैड लेफ्ट पूना जागीर टू हिज नेग्लेक्टेड सिंगर वाइफ जीजाबाई एंड हिज माइनर सन शिवाजी। और इस तरीके हम देखेंगे कि शिवाजी जो है के पास जागीर आई, वो कहां की थी, दैट वाज ऑफ पुणे, ठीक है ना। अब होता क्या है यहां पर कहानी, अगर हम देखेंगे कि शिवाजी ने क्या किया, जो है 18 साल की उम्र में कई और आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट फोर्ट्स है उन सभी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। जैसे कुछ फोर्ट्स हैं, राजगढ़ है, कोंडाना है, तोरण है, ये सारे के सारे फोर्ट्स उन्होंने क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है ना। लेकिन जब उनके गार्जियन जो है, जो कि हम बोले दादा जी कोंडदेव हैं, ठीक है ना, उनके डेथ के साथ ही इन 1647 जब उनका डेथ हो जाता है, किसका, दादा जी कोंडदेव का, शिवाजी एक्चुअली बिकेम द मास्टर ऑफ हिज ओन, ठीक है ना। अभी तक क्या है, जैसे कि आप बचपन में होते हैं तो घर के अंदर आप होते हैं तो पापा के पैटर्नेज में होते हैं, यू आर द प्रोटीज ऑफ योर फादर, ठीक है ना। माता जी के प्रोटीज होते हैं, आप उनके पैटर्नेज में होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखेंगे दादा कोंडदेव जी थे, उनका गार्जियनशिप में शिवाजी थे, और उन्हीं के डायरेक्शन में, उन्हीं के इंस्टेंसेस पे भी कोई भी काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट 1647 में जब इनका डमाइस हो गया दादाजी कोंडदेव का, तब वो अपने मास्टर हो गए। नाउ ही वाज इंडिपेंडेंट टू टेक हिज ओन डिसीजंस, पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र हो गए अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए। सो ही वाज द मास्टर ऑफ हिज ओन, ही वाज ओन मास्टर नाउ, ठीक है ना। एंड फुल कंट्रोल ऑफ हिज फादर्स जागीर वाज पास्ड अंडर हिज हैंड्स, ठीक है ना। और अब एक्चुअली वो पूना के जागीरदार हो गए आफ्टर 1647 विद द डिमाइस ऑफ दादाजी कोंडदेव, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं कि शिवाजी का कैरियर अगर हम लोग बात करें तो ये तो कहानी हुई कि किस तरीके से जो है मराठा स्टेट फॉर्मलाइज करना शुरू किया, क्रिस्टलाइज होना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने देखा। अब होता क्या है कि 1647 के बाद जब वो अपने मास्टर बन गए, खुद के मास्टर बन गए शिवाजी, तो शिवाजी ने कुछ इंपॉर्टेंट काम करना शुरू किया। और अगर हम देखें कि जो एम्पायर बिल्डिंग का प्रोसेस जब शुरू होता है वो तब से होता है जब 1656 में जब रियल पॉलिटिकल कैरियर शिवाजी का शुरू होता है, ठीक है ना। और उन्होंने कि जावली को कनकर कर लिया। जावली इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, तो जावली को उन्होंने कनकर कर लिया, और ये कनकर करते हैं चंद्र राव मोरे, जो कि इस मराठा चीफ थे, ठीक है ना, उनसे उन्होंने इसको छीन लिया। अब यहां से जावली किंगडम जब उनके पास आ गया, तब हम देखेंगे क्या कि उनका रियल जो है, एक तरीके से हम देखें कि उन्होंने मराठा किंगडम को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। So his real character of conquest begins in 1656 with the concurrence when he conquered Javli from the Maratha chief चंद्र राव मोरे, ठीक है ना। जावली किंगडम जो हमारे पास है एक्यूमुलेट ट्रेजर्स ऑफ द मोरेज, इसकी वजह से इनके पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा इनके पास आ जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैसा, क्योंकि जो मोरे फैमिलीज थी उनके जो पैसे हैं, नाउ इट वाज ट्रांसफर टू शिवाजी, शिवाजी के पास आ जाता है, ठीक है ना। तो उनकी कहानी यहाँ से एक्चुअली शुरू होती है, ठीक है ना। और यहीं पर में क्या होता है कि जो जावली है ना, वो जावली
का कंट्रोल था मावला में। मावल जो रीजन है बेसिकली ये हिली रीजन है, और यहाँ के जो सैनिक होते थे ना, यहाँ जो सोल्जर्स होते थे वो बहुत अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। तो मावल सोल्जर्स के ऊपर भी इनका कंट्रोल हो गया। तो एक तो इनके पास ट्रेजर भी आ गया, पैसे भी आ गए, दूसरा इनके पास मिलिट्री सपोर्ट भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, फ्रीड हिज पाथ टू सतारा एन एरिया टू कोस्टल स्ट्रिप्स एंड कोंकण। तो ये हमने देखा कि मावली फुट सोल्जर्स इनके पास आ गए, बिकम अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ हिज आर्मी आफ्टर दिस जावली, ठीक है ना, ये हमने देखा। अब देखिए कहानी क्या होती है, अब यहां हम देखेंगे कि अब मुगल इन्वेजन ऑफ बीजापुर होता है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से, एक तरीके से कि जो मराठा एम्पायर है उसकी नींव डाली गई, ठीक है, कैसे ये एक इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जागीर सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फिर उसके बाद ये मराठा किंगडम धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू कर गया, ठीक है ना, ये होता है। अब हमने देखा कि एक तरफ तो राइज हो रहा है मराठास का, क्रिस्टलाइज हुआ उनका पावर, पॉलिटिकल पावर, और धीरे धीरे फॉर्म ले रहा है, शेप ले रहा है, ठीक है। इस समय चल रहा था नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल किसका, पावर किसका, दैट इज कॉल्ड मुगल। और मुगल का भी अपना पॉलिटिकल एम्बिशन था टुवर्ड्स डेक्कन एंड द साउथ। तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस में दोनों के इंटरेस्ट क्या होंगे, जो है सो आई मीन देयर वुड बी अ क्लैश इन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मुगल इन्वेजन होता है किसकी तरफ, बीजापुर में, 1657 में। अब जब मुगलों का इन्वेजन बीजापुर में हुआ तो इसने क्या किया कि अब साउथ इंडिया में दक्कन की तरफ अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के रीजन में, कोंकण के रीजन में शिवाजी यानी कि मराठास एक्टिव हो रहे हैं। और यही वो रीजन है जहां पर बीजापुर भी है एक्टिव, गोलकुंडा भी है, गोलकुंडा बीजापुर एक्टिव है, ठीक है। तो जब 1657 में मुगलों का आक्रमण बीजापुर के ऊपर हुआ तो शिवाजी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ताकि अपने पावर को कंसोलिडेट कर पाए, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, जो मुगल्स इन्वेजन ऑफ बीजापुर दैट वाज अ बोन फॉर शिवाजी, ठीक है। शिवाजी ने क्या किया, इनिशियली वो क्या करेंगे कि मुगलों के साथ, जो कि औरंगजेब का समय था, उन्होंने अपना रिलेशनशिप डेवलप किया, ठीक है ना। सो ही डेवलप सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ जो है सो औरंगजेब, ठीक है। लेकिन हम देखें क्या कि बहुत ही जल्दी औरंगजेब के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं, उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, और उन्होंने अपना साइड बदल दिया। और हम देखेंगे क्या कि मुगलों के एरिया में उन्होंने लूट मार करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से औरंगजेब, जब हम देखेंगे, केम टू टर्म्स विद द न्यू बीजापुर रूलर इन प्रिपरेशन फॉर द सिविल वॉर, ही पार्डन शिवाजी ऑल्सो, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि ये थोड़ा चलता रहेगा कि शिवाजी अभी बहुत बड़े थ्रेट नहीं होंगे, लेकिन ये लूटमार का काम करते रहेंगे मुगलों के क्षेत्र में, कभी बीजापुर के क्षेत्र में, तो कई डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। तो शुरू में फिर उनके साथ नेगोशिएट किया, फिर उनके साथ दूर हुआ, मुगल टेरिटरी को लूटा, फिर जब बीजापुर के साथ उनके रिलेशंस मुगलों के सही हुए तो उन्होंने जो है शिवाजी को भी माफ कर दिया, ठीक है, बिकॉज ही शिवाजी वाज नॉट अ फॉर्मिडेबल पावर एट दैट टाइम, ठीक है ना। ग्रेजुअली इनका पावर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा। सो पार्डन शिवाजी ऑल्सो, बट ही डिस्ट्रस्टेड शिवाजी, लेकिन वो शिवाजी पे भरोसा नहीं करता था, ठीक है ना। एडवाइस बीजापुर रूलर कि भाई इसको क्या करो, बीजापुर इलाके से इसको दूर करो, ठीक है ना, किसको, शिवाजी को। एंड इफ यू वांटेड टू एम्प्लॉय हिम इन कर्नाटका, अगर इनको लगता है कि बीजापुर को, कि मराठास के सरदार में जो शिवाजी हैं, अगर उनको अपने सर्विस में एम्प्लॉय भी करना है तो इसको मुगलों के टेरिटरी से दूर कर्नाटका की तरफ कहीं पर जाके क्या करो, इनको एम्प्लॉय करो, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द मुगल फ्रंटियर्स, फ्रॉम औरंगजेब, अवे इन द नॉर्थ, ठीक है, ये था। सो हम देखेंगे शिवाजी रिज्यूम्ड हिज कैरियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ बीजापुर। अब इतना तो हुआ, हमने देखा थोड़ा सा मिला अपॉर्चुनिटी। अब क्या करेंगे कि जैसे ही नॉर्थ की तरफ फिर वापस औरंगजेब जाता है, he burst into the Konkan coastal district between the Ghats, Western Ghats and the sea, sees its northern part, ठीक है ना। अब क्या करेगा, इन इलाकों को जीतना शुरू करेगा जो कि बीजापुर का इलाका था, ठीक है। तुम देखें थोड़ी सी बातचीत हुई, थोड़ा सा समझदारी की बात की गई थी। शिवाजी का पॉलिटिकल एम्बिशन लेकिन हाई होता है। नॉर्थ में जिस तरीके से मुगल यानी कि औरंगजेब रिट्रीट करता है, जब वो वापस होता है तब देखेंगे क्या कि इन्होंने बीजापुर के इलाके में जो है सो अपना इन्वेजन करना शुरू कर दिया, इनरॉड करना शुरू किया। तब बीजापुर ने क्या किया, बीजापुर ने क्या देखा कि जब भाई शिवाजी का जो है सो जो एम्बिशन है वो काफ़ी हाई हो रहा है और उसके टेरिटोरियल इंटरेस्ट में नहीं है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं है, तो बीजापुर को खत्म करने, सॉरी, शिवाजी को जो है एनिलेट करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लान लाया गया। बीजापुर ने क्या किया, अपना एक जो है सो जो है इंपॉर्टेंट कमांडर है बीजापुर नॉवल, जिसका नाम है अफजल खान, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी और शिवाजी को क्या किया गया, उनको मात देने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई। प्लान ये किया गया था कि शिवाजी को इनवाइट किया जाए, शिवाजी को बुलाया जाए और अफजल खां यहां से जाए। एक्चुअली कहानी क्या है कि अफजल खां वाज अ वेल बिल्ट मैन, मोर देन 6 फीट हाइट, बहुत बढ़िया सा स्ट्रांग उसका फिगर था, ठीक है। और शिवाजी का जो उसमें जो ये हाइट थी इन कंपैरिजन टू अफजल खां वो थोड़ी छोटी थी, ज्यादा छोटी थी उनसे, ठीक है ना। तो प्लान ये किया गया, जब शिवाजी आएंगे और जब देयर वाज सम वार्म हगिंग का जो प्रोसेस होता है कि ठीक है नाउ वी आर द फ्रेंड्स, उसी समय अफजल खां क्या क्या करेंगे, अपने इसके हाथों में उनको
लेकर के और उनको क्रश कर देंगे, सफोकेट करके उनको मार डालेंगे। Somehow this जो प्रिकेरियस प्लान था, दिस वाज ओपन टू शिवाजी। शिवाजी के भी अपने अपने नुमाइंदे होते हैं, जैसे हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है, 007 होते हैं, जैसे हमारे यहाँ से भी कई कंट्री में हमारे जो हमारे एक्सटर्नल जो इंटेलिजेंस के एजेंट्स होते हैं, जिसको रॉ कहते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, हर एक कंट्री का है, इजराइल का है, मोसाद, सब जानते हैं आप लोग, ठीक है। उसी तरीके शिवाजी के पास भी इंफॉर्मेशन लीक होकर आ गई। शिवाजी ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारा कुछ प्लान है तो हमारा भी प्लान होगा। शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने अपने लिए एक आयरन फिस्ट बनवाया, दिस इज कॉल्ड द आयरन फिस्ट। अब ये देखेंगे कि ये आपके हाथों में, उंगलियों में फंसा रहेगा, एक थंब में, दिस इज दिस साइड, ठीक है ना, और इसको आप पकड़ के रखेंगे, और ये इसके जो शार्प एजेस हैं, इसको बोलते हैं बगनखा, ठीक है ना, आयरन फिस्ट इन्होंने अपने हाथ में डाल लिया, ठीक है। और ये जो है बेचारा, ये जो अभी यहाँ पर चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड अफजल खान, जो कि वेल बिल्ड पर्सनालिटी है, और ये छोटे हाइट में ये हमारे शिवाजी हैं। इन्होंने जब अफजल खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो जो प्रोग्राम था उनका अफजल खान का, अफजल खान ने उनको हक किया और वो ऐसे शप्रेस उसको उनको जो है सफोकेट करने की कोशिश करी। इन्होंने दे मारा पीछे से यूं और उनके पूरे पीठ को फाड़ डाला, ठीक है ना, और अफजल खान की कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। सो हम देखेंगे क्या कि इसकी वजह से पूरा का पूरा बीजापुर में पूरी जो है सो शोकाकुल माहौल हो गया, बीजापुर घबरा गया, घबरा गया। अब इधर होता क्या है कि इन सारी जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे दक्कन के अंदर, इस सभी से नॉर्थ में औरंगजेब भी देख रहा था, परेशान हो रहा था। औरंगजेब ने फिर अपना एक प्लान किया, उसका दक्कन का गवर्नर, इसका नाम है शाइस्ता खां। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, अगर बीजापुर में कुछ हो रहा है तो बगल की टेरिटरी मुगलों की है, तो मुगलों को परेशानी हो रही है कि कभी भी मराठास यहां आएंगे, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस वाज बट ऑब्वियस सिचुएशन था। उन्होंने क्या किया, अपने मुगलों ने अपना जो दक्कनी गवर्नर है उनका, जिसका नाम है शाइस्ता खां, उसको भेजा, ठीक है। शाइस्ता खां को भेजा, कहा कि जाओ शिवाजी के अगेंस्ट जाओ। इनिशियली ही हैड सर्टेन क्या है विक्ट्रीज ओवर शिवाजी। शाइस्ता खान ने क्या किया, जो मराठास का जो पॉलिटिकल एपी सेंटर है या पॉलिटिकल सेंटर है पूर्णा, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपना हेडक्वार्टर वहां बना के बैठ गया। शिवाजी को लगा रहे भाई ये तो तुमने बहुत गलत काम कर दिया। 6 की कहानी है, शाइस्ता खान ने जीत लिया, पूना ले लिया। मराठा को बड़ा बुरा लग रहा था, भाई लगना भी चाहिए था, भाई उनका राजधानी, उनके पॉलिटिकल केंद्र को ही, राजनीतिक केंद्र को ही आपने कंट्रोल कर लिया है, तो भैया ये तो अच्छी बात है नहीं, ये तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। शिवाजी ने कहा कि ठीक है, इनिशियल तुम्हारी सफलता है, कोई बात नहीं है। शिवाजी ने फिर से एक प्लान बनाया, और शिवाजी ने एक दिन नाइट जब कैंपिंग हो रही थी मुगलों की, शाइस्ता खां ही वाज इन स्लीपिंग मोड, ठीक है ना, तभी उन्होंने जो है सो किया गया, ऑल ऑफ सडन गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर उन्होंने इसके ऊपर, कैंप के ऊपर अटैक कर दिया। कैंप के ऊपर अटैक कर दिया। शाइस्ता खां वाज अनअवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ अटैक, ठीक है ना। शाइस्ता खां किस तरीके से जान बचा के भागा, ठीक है ना, एंड दिस वाज अ डिफीट ऑफ द मुगल्स इन दक्कन, ठीक है ना। इस बात से औरंगजेब बड़ा नाराज हो गया, नाराज इतना ज्यादा हुआ कि उसने तुरंत शाइस्ता को उठा करके दक्कन से ट्रांसफर कर दिया, कहां, बंगाल के अंदर। याद रखिएगा, शाइस्ता को ट्रांसफर कर दिया गया बंगाल के अंदर। और कहते हैं क्या कि एक परंपरा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑफिसर आज भी अगर आता है कहीं, उसको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, तो एक क्या होती है कि भाई एक स्टेट बोलते हैं कि फेयरवेल काइंड ऑफ होता है, मिलना होता है, फिर न्यू असाइनमेंट्स दिया जाता है। आप देखेंगे इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो वो औरंगजेब इतना नाराज हुआ शाइस्ता खां से, शिवाजी के विरुद्ध, जो मतलब शिवाजी ने जो उसके अटैक किया और वो अपनी जान बचा किस तरह भागा, तो उसने बिना मिले हुए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। शाइस्ता खां को बड़ा बुरा लगा, ठीक है ना। शिवाजी चले गए किस तरफ, अब दक्कन में और एक्टिव होंगे, और शाइस्ता खां को भेज दिया गया भाई बंगाल, चलो भाई आप बंगाल चलो, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर कहानी क्या होती है कि यहाँ पर जो है सो शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया गया, ठीक है। इधर क्या हुआ, शिवाजी ने दूसरा बोल्ड अटेम्प्ट बना दिया, ठीक है। बोल्ड अटेम्प्ट किया गया, एक तो शाइस्ता खां, पहले तो उन्होंने बीजापुर का कांड किया, औरंगजेब के दिमाग में गड़बड़ी खुजली शुरू हो गई, उसने शाइस्ता खां को भी उन्होंने निपटा दिया। इनिशियली कुछ सफलता मिली शाइस्ता खां को, उसको भी निपटा दिया, भेज दिया बंगाल, भिजवा दिया। अब क्या करना था भाई, अब मुगलों का इलाका था वेस्टर्न कोस्ट पे भी, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। आप जानते हैं सूरत का महत्व तो पहले से ही था, क्योंकि जानते हैं इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सूरत वेस्टर्न कोस्ट पे था, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेंटर था या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहां से हम देखते हैं हॉर्स का ट्रेड करते थे, इकोनॉमिक ट्रेड भी होता था, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। सो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से सूरत वॉज वेरी मच फ्लरिशिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहां से पैसे भी बहुत ज्यादा मुगलों को जा रहे थे। शिवाजी ने पहला अटैक सूरत के ऊपर अब कर दिया 1664 में। याद रखिएगा, सूरत पर शिवाजी ने 2 बार अटैक किया, एक 1664 में और एक 1670 में। सूरत पर पहला अटैक किया, दैट वाज इन 1664, और ले लिया। अब तो ये इसका मतलब ये हो गया, जो कि एक प्रीमियर पोर्ट था, ये तो मुगलों के लिए बड़ा ही गड़बड़ था, ये कहानी था, ठीक है ना।
अब औरंगजेब कितने दिन तक चुप रह सकता था? औरंगजेब तो चुप रह ही नहीं सकता था, एक के बाद एक कहानी जो है सो शिवाजी करते चले जा रहे थे। तब इस समय क्या था कि इस समय एक बहुत ही कॉन्फिडेंट है औरंगजेब का, जिसका नाम है राजा जय सिंह, ठीक है ना, ऑफ अंबर, ठीक है ना। ये जो सवाई राजा जय सिंह है, इनके बारे में इनकी तारीफ क्या करूं, आप सभी को मालूम होगा कि ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमैट, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, मिलिट्री एक्यूमेन भी बहुत जबरदस्त था। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर। ये जितना भी आपने देखा ना, लाल जयपुर शहर वो अपने पिंक पिंक गुलाबी वाला पूरा जो चल रहा है, ठीक है ना, वो सब इन्होंने ही करवाया था। उन्होंने कई ऑब्जर्वेटरी भी बनाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ठीक है ना। इन्होंने शिवाजी को के विरुद्ध जयसिंह को लगा दिया, कहा कि चलो भाई जाके देखो। शिवाजी के अगेंस्ट में जब ये गए, कौन, जयसिंह, तो शिवाजी वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट डिप्लोमेसी। मैंने बताया आपको, शिवाजी ने पहले शिवाजी को अलग करने के लिए, कहानी यहां नहीं आगे इसके अंदर, लेकिन मैं यहीं आपको बता देता हूं कि क्या कहानी होती है। सबसे पहले उसने ये काम किया कि बीजापुर, गोलकुंडा, यानी कि जो कोई भी सपोर्टर्स थे दक्कन के अंदर शिवाजी के, उसको उसने शिवाजी से अलग कर दिया बाय प्लेइंग हिज डिप्लोमेसी। शिवाजी वाज ऑल अलोन, ठीक है। दिस वन थिंग, दिस वाज वन एस्पेक्ट जो कि किसका था, इनिशिएटिव था किसका, जयसिंह का। जयसिंह ने सबसे पहला काम किया कि आइसोलेट कर दिया शिवाजी को, दिस वन एस्पेक्ट। दूसरा क्या था कि अब उसको लगा कि शिवाजी आइसोलेटेड है, तो उसको लगा कि डायरेक्टली इसके सेंटर पे ही अटैक करो, दैट वाज पुणे, जहां पर उनकी फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है ना, सॉरी पुरंदर, पुरंदर पे अटैक करो, ठीक है ना, जहां पर इनके फैमिली मेंबर्स थे, यहीं पर इनका राजकोष भी था, खजाना भी था। और यहां पर मैं इस बात से अनावेर रहते हुए शिवाजी के ऊपर अटैक हो गया। पुरंदर में उनकी फैमिली थी, वहीं पर उनके जो खजाना था। जब जयसिंह का उस पर कंट्रोल हो गया तो शिवाजी को निगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ा, ठीक है ना। सो देखिए क्या है कि कहते हैं ना कि केवल हाथों में ताकत होना ही लड़ाई का कारण नहीं बनता है, बल्कि ब्रेन, बोलते हैं ना, ब्रेन से भी लड़ाई की जाती है। जयसिंह ने वो काम किया, उसने शिवाजी को डिफीट कर दिया, ठीक है, बाय प्लेइंग हिज ब्रेन, ठीक है। अब उसने क्या किया, पुरंदर पे कंट्रोल कर लिया, फैमिली मेंबर को भी कंट्रोल कर लिया, पैसा भी ले लिया। अब शिवाजी को क्या हुआ, कंक्लूडिंग टेबल पे आना पड़ा। नतीजा ये होता है कि हम देखेंगे क्या कि जैसे हम देखेंगे क्या, जैसे ही इसने क्या किया, फोर्ट ऑफ पुरंदर वेयर शिवाजी हैड लॉस्ट हिज फैमिली एंड हिज ट्रेजर, इसको कंट्रोल कर लिया। तो अब जो है सो उसने पुरंदर की संधि करवाई, 1665 में ही होता है जब कंट्रोल कर लिया। इसके द्वारा होता क्या है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है, एक तरीके से हम देखें तो शिवाजी के लिए उनको वीकेंड करने का बहुत बड़ा साजिश था, ठीक है ना। उसने देखा कि बहुत बड़ी साजिश थी, इनफैक्ट एक प्लान था। और अगर जयसिंह की बात अगर औरंगजेब पूरी तरीके से मानता अगर रहता तो शायद शिवाजी को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता वापस करने के लिए। लेकिन उसने जयसिंह की बातों को भी उसने इनकार किया, ठीक है, बट उसे कुछ लेना देना फिलहाल नहीं है। अभी हम देखते हैं क्या कि पुरंदर की ट्रीटी से शिवाजी कमजोर कैसे हो गए। एक्चुअली शिवाजी के पास अगर टोटल देखें तो इस समय हम देखें कुल मिलाकर 35 फोर्ट्स थे उनके कंट्रोल में, दक्कन के 35 फोर्ट्स थे, जिससे उनकी पूरी आमदनी जो है वो क्या होती थी, खून की 5 लाख खून की होती थी। यानी कि लाख देखें, इट वॉज मोर दैन, काफी ज्यादा पैसा होता था 5 लाख खून का होना, ठीक है। इसमें से 35 फोर्ट में से इस ट्रीटी के द्वारा उसने कहा कि भैया देखो 23 फोर्ट्स जो है राजा जय सिंह ने कहा कि मुगलों को तुम दे दो, और इनका जो 5 लाख का था जो खून का जो इनकम था, उसमें कहा कि 4 लाख तुम दे दो, किसको, दे दो मुगलों को, ठीक है, थ्रू राजा जय सिंह, ठीक है। अब जो है राजा शिवाजी के पास जो बचा वो क्या बचा, आउट ऑफ 35 अगर 23 आपने दे दिया तो 12 फोर्ट्स बने। जो रेवेन्यू था वो केवल 1 लाख खून का बना, ठीक है। ये उनको कमजोर करने का काम किया गया, जैसे सी, ठीक है। शिवाजी भी निगोशिएटिंग टेबल पे हैं, अब करें तो करें क्या, उनको बात तो माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमैट, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, शिवाजी वॉज ऑन द निगोशिएटिंग टेबल, उनको बात माननी ही थी, फैमिली भी है, ट्रेजर भी है, सब कुछ है, ठीक है। उन्होंने बात मान लिया। उन्होंने ये कहा कि अब बीजापुर और कोंकण का जो इलाका है उसमें 4 लाख है, वो दे दिया शिवाजी के पास, चलो ठीक है, इतना लॉस तुम्हारा इधर से हो रहा है, तो तुम्हारा जो 4 लाख रुपए तुम बीजापुर कोंकण क्षेत्र से ले रहे हो वो तुम्हारा, बीजापुर और जो है बालाघाट के क्षेत्र से जो तुम ले रहे हो 5 लाख रुपए, ये भी तुम्हारा, जो कि प्रपोज था, ठीक है ना, ये कहा तुम्हारा हो गया। बट एक्चुअली देखें जो मेजर लॉस हो गया वो यही था ही, फोर्ट्स हमारे पास चले गए। फोर्ट का मतलब क्या है, हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है। पैसा जो हमारा एक्चुअली जहां से आ रहा है वो भी हमारा लॉस हो गया, ठीक है। यानी हम देखें तो 20% का शेयर बस हमारे पास है, बाकी पैसा कहां चला गया, दैट वाज टू, किसके पास चला जाता है, किसके पास, मुगलों के पास चला जाता है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि शिवाजी जो है, आप क्या कहते हैं, शिवाजी ने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि ये तो बात हमने मान ली, देखिए हमें जो है सो क्या करो कि हमें पर्सनल सर्विस को करने से एक्सक्यूज करो, ठीक है ना। बदले में उन्होंने अपने बच्चों को भेजा एटसेट्रा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि इनिशियली एक्चुअली उन्होंने कहा कि भाई मुझे पर्सनल सर्विस मत जाने दो, मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ, संभाजी को भेज दिया गया
कहाँ? आगरा, ठीक है ना। और आगरा में उसे 5,000 की मनसबदारी दी गई, ठीक है ना। और कहा गया कि कभी भी दक्कन में अगर मुगलों का आक्रमण अगर होता है तो मराठा विल हेल्प देम, उनको एड प्रोवाइड करेगा। सो दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन राजा जयसिंह एंड शिवाजी अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास हो गया। अब दरअसल क्या है कि यहां अगर हम देखेंगे तो यहां हमारे पास दिमाग ये बातें थी कि जयसिंह बहुत बड़ा डिप्लोमैट था, एक्यूमेन बहुत जबरदस्त थी उसकी डिप्लोमेसी की। उसके दिमाग में ये था कि हमें क्या करना है कि मराठा में जो है सो हमें क्या करना है। जयसिंह ने क्लेवरली थ्रू अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन शिवाजी एंड बीजापुर रूलर, ठीक है। और उसको ये था कि किसी तरीके से हम क्या करें, को अलग करके पूरे दक्कन को कंट्रोल करना। लेकिन औरंगजेब इनकी बातों को पूरी तरीके से मानता नहीं है और उसने शिवाजी को डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और नतीजा ये होता है कि आगे चल के ये फैटल हो जाता है, क्योंकि उसका ये दिमाग था कि अगर हम क्या ही कंसिडर द अलायंस विद शिवाजी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ बीजापुर एंड द एंटायर दक्कन। अब शिवाजी के साथ वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, जैसे आपने देखा कि शिवाजी ने प्रॉमिस किया अंडर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर कि भाई हम आपको मिलिट्री एड भी प्रोवाइड करेंगे, सारे फोर्ट्स भी दिया। तो जयसिंह को यह दिमाग में था कि हम शिवाजी के थ्रू बीजापुर, फिर गोलकुंडा, यानी कि पूरा का पूरा दक्कन हमारा, अहमदनगर तो 1636 में आ ही चुका है। लेकिन हम देखेंगे क्या कि शिवाजी के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आई मीन मुगलों की अंडरस्टैंडिंग मराठा से अच्छी नहीं रहती है। बाद में ये फैटल प्रूव होता है। And once this had been done, Shivaji would have no option but to remain an ally of the Mughals। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा जयसिंह ने लिखा उसको, ठीक है ना। अब होता क्या है कि शिवाजी हु हैड बीन डिप्यूटेड टू फोर्ट पन्हाला, अब होता क्या है कि ये काम शुरू किया गया। लेकिन होता क्या है इनिशियली कि अब ये सारी बातें तभी फ्रुक्टिफाई होंगी जब औरंगजेब यानी कि मुगलों का सपोर्ट जयसिंह को मिलता रहेगा। अब हुआ क्या कि अब हमने बिगर ड्रीम देख लिया था जयसिंह ने कि हम भाई बीजापुर को जीतेंगे। अब हुआ क्या कि एक के बाद ना एक देखेंगे कि इस समय जो कैंपेन से मुगलों के वो क्या होते हैं, वो आपके फेल हो जाते हैं। इनफैक्ट शिवाजी को पन्हाला के फोर्ट को कंट्रोल करने के लिए भी भेजा गया, दैट वाज आल्सो अनसक्सेसफुल, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, अब ये जब इतनी बातें हो रही हैं तब अब क्या करता है कि जयसिंह शिवाजी को इस बात के लिए परसुएड करता है कि आप आगरा जाइए, मिलकर के, ठीक है ना। और इफ जयसिंह को ये लगा कि इफ शिवाजी एंड औरंगजेब कुड बी रिकंसाइल्ड, औरंगजेब माइट परसुएड टू गिव ग्रेटर रिसोर्सेज फॉर अ रिन्यूड इन्वाजन ऑफ बीजापुर। कारण इसके पीछे का क्या था कि अब अगर हम देखेंगे तो ये बात थी कि एक तो इधर लॉस हुआ पहले, मतलब कि जो प्लान था जयसिंह का बीजापुर को जीतने का वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया। तो लगा कि अगर मैं शिवाजी को भेज दूं औरंगजेब के पास आगरा में मिलने के लिए तो औरंगजेब से खुश होगा, ठीक है। जो डिस्ट्रस्ट हो रहा था शिवाजी के ऊपर खत्म होगा, शिवाजी को ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, ज्यादा एड मिलेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वो फिर से अफ्रेश बीजापुर पर को अटैक करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो जो विजिट होता है शिवाजी ने को किसी तरीके से मना करके उन्होंने भेजा जयसिंह ने कि आप जाइए वहां पर, मैं आपके साथ राजा का ट्रीटमेंट किया जाएगा, औरंगजेब आपके साथ ट्रीटमेंट एक राजा की तरीके से करेगा, ये सारी बातें कहकर उनको बताकर कन्विंस करके भेजा गया था। लेकिन शायद आपको एक कहानी मालूम होगी कि जब शिवाजी जाते हैं आगरा के फोर्ट में उनसे मिलने के लिए तो उन्हें क्या एक राजा का सम्मान नहीं मिलता, एज इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई शिवाजी कि वेन आई विल मीट विल मीटिंग व्हाट आई से औरंगजेब, तो वो ही विल गिव मी द ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑफ अ किंग। तो वो उनके एक्सपेक्टेशन में था। लेकिन हुआ क्या कि जब शिवाजी वहां कोर्ट में पहुंचे तो उनको 5,000 मनसबदारों के रैंक के साथ बिठा दिया गया। इसका मतलब क्या है, यू आर माई वासल, यू आर माई जागीरदार, यू आर माई ऑफिशियल, यू आर नॉट इक्विवेलेंट टू मी। इसका मतलब कि आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू एज अ किंग, एज अ रूलर इन दक्कन, ठीक है ना। एंड दिस वॉज ह्यूमिलिटी फॉर शिवाजी। ये ह्यूमिलिटी था किसके लिए, शिवाजी के लिए। शिवाजी ने वहीं पर में विद्रोह कर दिया। अब पानी में घुस के मगर से बैर करेंगे तो पानी पैर तो खिंच जाना है। शिवाजी वॉज कैप्साइज्ड। शिवाजी को क्या कर लिया, जो है सो इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, जेल में चले गए, ठीक है। लेकिन शिवाजी भी कहाँ ज्यादा दिन तक रहने वाले थे, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि इस पूरे डेवलपमेंट से ये जो बात हुई कि ये जो आपके पास ये जो विजिट हुआ शिवाजी का, मुगल और मराठा रिलेशन में बहुत बड़ा एक स्ट्रेन डेवलप करेगा। और मुगलों के लिए मराठा फैक्टर अब एक बेन के रूप में दिखाई देगा, काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी को जेल में डाल दिया गया, बट शिवाजी भी कब तक बैठने वाले थे। शिवाजी जब उधर थे तो उन्होंने क्या किया, रहे रहे था दिमाग में बातें, उनके दिमाग में घूम रही थी किस तरीके से हमें यहां से निकलना है। दूसरी तरफ शिवाजी को जयसिंह ने भेजा था कन्विंस करके, तो औरंगजेब के लिए भी जरूरी हो गया था कि शिवाजी को फर्दर पनिश करने के लिए वो उससे जयसिंह से बात करें, ठीक है। शिवाजी के ये क्या नाम है, जयसिंह ने औरंगजेब से कहा था कि भाई आप शिवाजी के साथ ज्यादा ह्यूमिलिएशन मत कीजिएगा,
ज़्यादा सख्ती मत बरतिए, क्योंकि उनको मराठा पावर मालूम था जयसिंह का कि अगर दक्कन पे कंट्रोल करना है तो शिवाजी का मुगलों के साथ होना जरूरी है। सो ही वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ lenient अप्रोच टुवर्ड्स शिवाजी, एंड व्हाट ही रिक्वेस्टेड और in fact insisted औरंगजेब, बट औरंगजेब वाज नॉट इन दैट फेवर। तब तक इन्होंने क्या किया, जब तक कुछ बात होती शिवाजी ने अपना दिमाग लगा लिया। उन्होंने अपना बर्थडे का जो बोलते हैं बर्थडे यानी कि जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक आयोजन करवाया। कहा कि भाई हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अपनी जनता, यहाँ की जो जनता है उसके बीच में हम चूंकि राजा हैं भाई, तो हम फल वल बंटवाएंगे उनके लिए। तो उन्होंने जो है बर्थडे का अपना जो है सो ये करवाया और कहा कि भाई गिफ्ट के रूप में अपने यहाँ जो फल वल है उसकी टोकरियों को हम जनता के बीच बंटवाना चाहते हैं, भाई हमारे हाथ से जाएगा। ही गॉट द परमिशन। तो उन्होंने क्या किया, टोकरियां भर भर के आम आ रही थी, उसको टच कर रहे थे, उनको भिजवा रहे थे। इसी में उनकी प्लानिंग थी। एक टोकरी में खुद बैठ गए, ऊपर से कुछ आम डाला और वहां से निकल गए। दैट प्रूव फैटल। इस तरीके से हम देखें कि इस पुरंदर की ट्रीटी के बाद शिवाजी जो आगरा में विजिट करने के लिए आते हैं, वो शिवाजी क्या करेंगे, 1666 में मुगलों के कंट्रोल से बाहर, यानी कि जेल से निकल गए वो। ठीक है, अब ये बाहर तो निकल गए। अब इन सब के लिए शिवाजी, जब हम देखेंगे क्या कि इस सब के लिए औरंगजेब ऑलवेज ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज केयरलेसनेस इन अलाउइंग शिवाजी टू एस्केप। अब चूंकि इसको परमिशन मिला था भाई कि भाई बर्थडे मनाओ, आम की टोकरियां भिजवाओ, फलों की टोकरियां भिजवाओ, ठीक है। अब ये जो निकल के चला गया तो औरंगजेब को लगा दिस इज माई फॉल्ट, ठीक, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हुआ, 1666 में मुगलों के कंट्रोल से बाहर शिवाजी 2 साल तक बैठे रहेंगे, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करेंगे, उछल कूद नहीं करना है। अरे भाई इतना लॉस हो गया है, पूरा का पूरा फोर्ट गायब हो चुका है, ट्रेजर कंट्रोल में था जयसिंह के, सारी चीजें चली गई थी। दो ये इधर जो कुछ समय के जेल के अंदर भी थे तो कंट्रोल में थे। शिवाजी ने कुछ समय तक बिल्कुल शांति का व्यवहार बना करके रखा, ठीक है, मुगलों के संदर्भ में, ठीक है ना, ठीक है। दिस प्रूव्ड दैट अनलाइक जयसिंह, औरंगजेब अटैच द लिटिल वैल्यू टू अलायंस विद शिवाजी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई, हम लोग देख पा रहे थे, ये सब हमने देखा। अब मुगल ने क्या किया, ठीक है, अब मुगलों की कहानी भी हम लोग देख रहे थे। रिन्यूड द कंटेस्ट विद मुगल्स किंग। अब उस क्या देखें, अब होता है कि 2 साल के बाद 1668 के बाद उनकी कहानी थोड़ी सी फिर शुरू होती है, ठीक है। और जब शुरू हो गई तो मुगलों को टेरिटरी को फिर से जीतना शुरू करेंगे। इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में सेकेंड टाइम वो सूरत को लूटेंगे 1670 में, मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट वन। सो ये सैकिंग सूरत एट सेकेंड टाइम इन 1670, ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहली बार 16 आपने देखा 64 में, फिर 1670 में उन्होंने वापस से क्या किया, सूरत को लूटा, ठीक है। और अब वो धीरे धीरे जो भी उनकी लॉस्ट टेरिटरीज थी उन सबको रिगेन करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, सबको रिगेन करना शुरू, यानी कि 23 फोर्ट जो है जयसिंह ने पुरंदर की ट्रीटी के द्वारा ले लिया था, मुगलों को दिलवा दिया, उन सबको जीतना शुरू करेंगे, ठीक है ना, उन्होंने करना शुरू कर दिया। एंड शिवाजी ने क्या किया, इसके बाद वहां से रिलीज होने के बाद कुछ समय के बाद 1674 में उन्होंने क्या किया, अपना कोरोनेशन करवाया। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड हिमसेल्फ फॉर्मली एट रायगढ़, ठीक है। और रायगढ़ में उन्होंने ये क्या करते हैं, वो अपना जो है सो क्या करेंगे, अपना राज्याभिषेक करवाएंगे। ही वॉज बाय द नाउ मोस्ट पावरफुल अमंग द मराठा चीफ्स, ठीक है ना, एंड बाय वर्च्यू ऑफ द एक्सटेंट ऑफ हिज डोमेन एंड द साइज ऑफ हिज आर्मी क्लेम स्टेटस इक्वल टू द इफेक्ट ऑफ डेक्कनी सुल्तान्स। अब क्या होता है कि अब जब इन्होंने कोरोनेशन करवाया तो जो डेक्कनी स्टेट्स हैं यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा, उनके बीच में बराबरी का दर्जा आ गया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं ये कि नाउ ही इज आल्सो सपोज्ड टू बी द किंग, ठीक है। उन्होंने अपना सोशल पोजीशन को मजबूत किया, ठीक है ना, और शिवाजी मैरिड इनटू सम ऑफ द लीडिंग ओल्ड मराठा फैमिलीज, और यहां भी उन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस के थ्रू अपना पोजीशन, सोशल पोजीशन भी मराठास के बीच में मजबूत बनाया। शादी वादी करी मोहितेज के बीच में, सिरकेज के बीच में, जो मराठा कई जो हाउसेस थे उनके साथ उन्होंने शादी वादी भी करा, ठीक है। इसके बाद इनका जो है गागा भट्ट है, गंगा भट्ट है बेसिकली। इन्होंने क्या किया, शिवाजी वॉज हाई क्लास क्षत्रिय, उन्होंने ये क्लेम किया कि अब भाई अब क्षत्रिय को ही रूल करने का राइट था। तो उन्होंने जो गंगा भट्ट हैं, बेसिकली गागा लिखा हुआ है, गंगा भट्ट हैं ये, ठीक है ना, जो बनारस आए हुए थे, इन्होंने क्या किया, उनको रिकॉग्नाइज करवाया कि ही इज अ हाई क्लास क्षत्रिय। इसका मतलब ये हो गया कि ही हैज ऑल द राइट टू रूल, क्योंकि क्षत्रिय वाज सपोज टू रूल, ठीक है ना। तो उन्होंने ये करवाया। तो एक तरीके का यहाँ अलायंस हम देखेंगे मराठास, शिवाजी और ब्राह्मण के बीच में इनका होता है, ठीक है ना। Finally, as an independent ruler, it now became possible for Shivaji to enter into treaties with Dakkani states, sultans on a footing of equality, not as a rebel. ठीक है, और ये सारा जो डेवलपमेंट अभी हुआ है 1674 के बाद, मैंने जैसा आपको बताया कि डकनी स्टेट से उनकी समानता, पैरिटी आ गई कि आई एम ऑल्सो द किंग, नाउ नॉट आई एम अ रिबेल। अगर मैं अब आपके ऊपर अटैक करता हूं तो एज अ किंग अटैक कर रहा हूं, पहले मैं करता था कि फ्री बूटर्स, मैं विद्रोही हूं, रिबेलियन हूं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि नाउ आई एम अ किंग,
ठीक है ना। तो हमारे से इक्वल ट्रीटमेंट, एंड दिस इज हाउ मराठा किंगडम केम इनटू बीइंग। किंग भी आ गया, टेरिटरी भी हो गई, सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। और 1766 में हम देखेंगे कि शिवाजी ने इंपॉर्टेंट और स्टेप्स लिया, बीजापुर के कई क्षेत्रों को उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ, हम देखेंगे कि हैदराबाद में दो भाई हैं जो दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, मदना और अखना, ठीक है ना। सो ब्रदर्स हैं मदना और अखना, ठीक है ना, ऑफ हैदराबाद, and support of the brothers at Hyderabad, Shivaji undertook an expedition against Bijapur into the Bijapur, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मदना और अखना का जो रिलेशन है वो कहाँ से है, हैदराबाद से है, और इनके सपोर्ट से शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर के क्षेत्र में एक्सपेडिशन करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है शिवाजी ने बीजापुर के अगेंस्ट में किसके साथ, अदना और मखना के साथ किया, कुली कुतुब शाह के साथ भी, जिसकी कैपिटल थी कुली कुतुब शाह एट हिज कैपिटल, एंड मेड अ फॉर्मल एग्रीमेंट, जिन्हें कुतुब शाह ने एग्री टू पे अ सब्सिडी ऑफ 1 लाख खून्स टू शिवाजी एनुअली, ठीक है ना। एंड एक मराठा एम्बेसडर भी होगा जो उनके कोर्ट में होगा। उन्होंने क्या किया, कुली कुतुब शाह के साथ भी एक रिलेशन डेवलप किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थी, जिसमें इनको कुछ ट्रिब्यूट्स मिलना तय किया गया। मराठा एक एम्बेसडर भी कुतुब शाह के कैपिटल में बैठा रहेगा, ठीक है ना। और कहा कि टेरिटरी एंड द बूटी गेन्ड इन कर्नाटका वाज टू बी शेयर्ड। अब इन लोगों को कर्नाटका में अटैक करना था, कर्नाटक में अटैक करना था कुली कुतुब शाह के सहयोग से, इसलिए सारा डेवलपमेंट हो रहा था। अब इस लड़ाई में देखेंगे क्या कि इन्होंने पूरा जो है सो क्या किया, शिवाजी ने कुली कुतुब शाह के सपोर्ट के साथ उन्होंने अटैक किया, खूब जम करके वॉर बूटी लिया, सबको लेकर के वो कहां पहुंच गए, अपने स्टेट पहुंच गए शिवाजी। और कुली कुतुब शाह को उन्होंने एक पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, कहा कि मैं दूंगा नहीं, ठीक है ना। जिसकी वजह से कर्नाटका और शिवाजी के रिलेशन फिर से क्या हो गए, जो इस शेयर वॉर बूटी को शेयर करने के लिए लेकर के जो शेयर उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से उनके रिलेशंस क्या हो गए, वो खटाई में आ गए। कर्नाटका एक्सपेडिशन वाज द लास्ट मेजर एक्सपेडिशन ऑफ शिवाजी, ठीक है ना। और ये जो है शिवाजी का अंतिम कर्नाटका एक्सपेडिशन वाज द लास्ट एक्सपेडिशन था, इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन। 1680 में शिवाजी क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो फिर गुजर जाएंगे, ठीक है ना, उनकी कहानी हो जाती है खत्म, ठीक है। अब आइए शिवाजी के थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लें। शिवाजी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में मोर और लेस वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया जो कि दक्षिणी स्टेट्स के थे, यानी कि बीजापुर और गोलकुंडा में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उसी को उन्होंने अपने यहाँ रखा था, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। उनके ऑल्दो ही डेजिग्नेटेड 8 मिनिस्टर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्ट प्रधान, ठीक है। अष्ट प्रधान होते थे, जिसमें एक होता था हमारे पास कौन, इट वॉज नॉट इन द नेचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच मिनिस्टर बीइंग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द रूलर, ठीक है ना। ये कोई मंत्री परिषद नहीं था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बट नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इंडिविजुअली जो भी ऑफिशियल्स होंगे, जैसे पेशवा है, मजुमदार है, वाक्या नवीस है, सरे नौबत है, सुरनवीस है, दबीर, ये सब के सब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, छत्रपति शिवाजी के लिए। सो ये याद रखिए, इट वॉज जो है नॉट इन नेचर ऑफ, in the nature of a council of minister, each minister being directly responsible to the ruler। इसमें पेशवा है, वो क्या करेंगे, पेशवा ये फिनेंसेस को देखेंगे एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। सर्रे नौबत जो सेनापति है, पोस्ट ऑफ ऑनर वाज जनरली गिवन टू वन ऑफ द लीडिंग मराठा चीफ्स। मजुमदार अकाउंटेंट है, वाक्यानवीस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर्स। सुरनवीस और जो चिटनिस हैं वो किंग के क्रॉसपॉन्डेंस को देखेंगे। दबीर मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, ठीक है। तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, ये ऑफिशियल्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। शिवाजी प्रेफर टू गिव कैश सैलरीज टू द रेगुलर सोल्जर्स, कैश सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये याद रखें, टू रेगुलर सोल्जर्स। तो समटाइम्स द चीफ्स रिसीव्ड रेवेन्यू ग्रांट, जिसको सरंजाम भी बोलते हैं। इनको कई बार रेवेन्यू ग्रांट्स भी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, जिसको सरंजाम, ये याद रखिए, दिस इज अ टर्म, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वहां पर मेंटेन किया जाता था, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि आर्मी में महिलाओं को ले जाने की आज़ादी नहीं थी, नो वुमेन और डांसिंग गर्ल्स बीइंग अलाउड टू अकम्पनी द आर्मी। प्लंडर टेकन बाय ईच सोल्जर ड्यूरिंग कैंपेन्स वाज स्ट्रिक्टली अकाउंटेड फॉर, जो कुछ भी आपने लूट का माल में हिस्सा रखा है उनकी पूरा लेखा जोखा उनका रखा जाता था। रेगुलर आर्मी को बोलते थे पागा, ठीक है, ये याद रखिए, कुछ टर्म्स हैं। जो लूज ऑक्सिलरीज होते हैं उनको बोलते हैं सिलाहदार, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये टर्म याद रखिएगा। आर्मी में बात करें तो रेगुलर आर्मी को बोलते थे पग, एंड जो सिलाहदार से लूज ऑक्सिलरीज होते थे, फोर्ट्स वेर केयरफुली सुपरवाइज। मावली फुट सोल्जर्स भी होते थे हमारे पास, एंड गनर्स बीइंग अपॉइंटेड देयर, ठीक है। 3 men ऑफ इक्वल रैंक वेर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ईच फोर्ट टू गार्ड अगेंस्ट ट्रेकरी, ठीक है। ये सारा उनका पैटर्न था। पैटर्न ऑन द मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर का में रहा हुआ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, उनके असेसमेंट को अपनाया। A new revenue settlement was completed by Annaji Dato in 1679 in Maratha क्षेत्र, ठीक है ना। It is not right to think that Shivaji abolished the zamindari, जिसको बोलते देशमुख सिस्टम, और that he did not award charges to his officials। ऐसा नहीं उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, लेकिन इसको लिमिट जरूर कर दिया था। शिवाजी
स्ट्रिक्टली सुपरवाइज मिराजदार्स दोज विद हेरिडिटरी राइट्स इन द लैंड। जो मिराजदार्स होते थे, इनके पास लैंड यानी कि जागीर होती थी और इनके ऊपर हेरिडिटरी राइट्स भी इनका होता था, ठीक है ना, जागीर इनको दी जाती थी। मुकासा कॉल जागीर्स और मिराजदार को हेरिडिटरी राइट दिया गया था। ये कुछ टर्म्स है, याद जरूर रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि इनका लैंड में हेरिडिटरी राइट था, किसका, मिराजदार का। जो सभासद होते थे जो कि 18 नंबर होते, वो रोट इन द 18th सेंचुरी सेज दैट दीज सेक्शंस पेड टू गवर्नमेंट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर कलेक्शंस। और ये जो मिराजदार होते थे, ये सरकार को यानी कि राज्य को, स्टेट को अपना कुछ हिस्सा देते भी थे, ठीक है। In consequence, the Mirazdas grew and strengthened themselves by building bastions, castles, and strongholds in the villages. The footmen and musketeers, this class had become unruly and seized the country. ठीक है, बाद में शिवाजी देखेंगे जब उनका मनोबल बढ़ने लगा, शिवाजी ने उनके बैशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। सप्लीमेंटेड हिज इनकम बाय लेवाइंग कंट्रीब्यूशन टू द नेबरिंग मुगल टेरिटरीज। और उनका जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था इनकी एक्टिविटी की वजह से, उन्हें मुगलों के क्षेत्र पर अटैक कर करके, ठीक है ना, उनसे पैसा लेना शुरू किया। इसी में दो टर्म हमारे पास है, एक है चौथ, that is called 1/4 of contribution which came to 1/4 of the land, ठीक है ना, called चौथाई, 1/4 और चौथ, ठीक है। इतनी बातें समझ पा रही है। अब आइए हम देखेंगे कि एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से जब मुगलों का राइज हो रहा था तो मराठा एलिमेंट का एमरजेंस होता है। मराठा किस तरीके से सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट से एक स्टेट फॉर्म कर पाते हैं संभाजी के समय में। फिर उसके देखेंगे कि फिर शिवाजी के वक्त में हम देखेंगे कि पूरी तरीके से एम्पायर का शेप ले लेता है और दक्षिणी स्टेट से अपनी जो है सो बराबरी वो कर पाते हैं, ठीक है ना। दे नो मोर रिबेल्स रादर दे विद द किंग्स और रूलर्स। नाउ अब आइए हम बात करें औरंगजेब की कहानी दक्षिणी स्टेट्स में। लाओ, अहमदनगर तो आ चुका है, गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में बात करेंगे, लेकिन कहानी अहमदनगर से ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो औरंगजेब की कहानी मैंने बताया था कि 3 स्टेजेस में होते हैं, इसको हम लोग को क्विकर देखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या है, इसके 3 डिफरेंट फेजेस हैं। इन 3 डिफरेंट फेजेस को हमें थोड़ा समझना होगा, क्या क्या होता है इन डिफरेंट फेजेस में। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ 3 डिफरेंट फेजेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ड्यूरिंग विच द फर्स्ट फेज है, इसमें क्या किया गया कि कोशिश ये की गई थी कि अहमदनगर जो 1636 में मुगलों के पास आ गया था, उसके कुछ टेरिटरीज के ऊपर बीजापुर ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। तो वो कोशिश की गई कि भाई उसको वापस लिया जाए, ठीक है। सो ड्यूरिंग विच द मेन अटेम्प्ट वाज टू रिकवर फ्रॉम बीजापुर द टेरिटरीज बिलोंगिंग टू अहमदनगर, बिकॉज अहमदनगर वाज अ पार्ट ऑफ नाउ मुगल्स, ठीक है। तो पहले स्टेज में यही हुआ। तो पहले का फीचर आपने समझ लिया कि क्या करना है, कि रिकवरी करनी है फ्रॉम बीजापुर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इतनी ही बात याद रखिए, कहानी कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना इज इंपॉर्टेंट। दूसरे फेज में क्या होता है, दूसरे फेज में हम देखेंगे क्या कि during this which the major danger in the Deccan was the considerable power of the Marathas, ठीक है ना। तो ये कोशिश किया जाए कि बीजापुर और गोलकुंडा को क्या क्या प्रेशराइज किया जाए, ठीक है ना, प्रेशराइज किया जाए इनटू जॉइनिंग हैंड्स विद मुगल्स अगेंस्ट शिवाजी। तो पहले में आपने देखा कि बीजापुर से टेरिटरी कवर करना। दूसरा स्टेज जो है कैरेक्टराइज होता है किस चीज से, वो ये कि शिवाजी यानी कि मराठों को अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा को प्रेशराइज किया जाए, यानी कि दे शुड कम इन द साइड ऑफ मराठा मुगल्स, ठीक है। ये काम किया गया, ठीक है। सो ये इनको, ये था सेकंड फेज का कैरेक्टरिस्टिक, ये है कि इधर क्या करना है कि बीजापुर और गोलकुंडा को शिवाजी के अगेंस्ट करना है, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, व्हेन औरंगजेब डिस्पेयर्ड ऑफ गेटिंग द कॉपरेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। अब हमने देखा कि बीजापुर और गोलकुंडा के को उसको क्या करना था थर्ड स्टेज में, कि अपने तरफ लाना था, किसके लिए, शिवाजी के अगेंस्ट में। जब ये बात नहीं मानी गई तब उन्होंने क्या किया कि अब ये टाइम आ चुका है कि बीजापुर और गोलकुंडा को अनेक्स कर लिया जाए। सो व्हाट हाउ दिस थर्ड फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है ना, बाय, तो क्या करना है हमें कि डिसाइडेड टू मराठास वर नेसेसरी टू कनकर बीजापुर एंड गोलकुंडा। अगर हमें मराठा को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है ना, तो हमें अब क्या करना होगा, बीजापुर और गोलकुंडा को अनेक्स करना होगा। एंड दिस विल हैपन, बीजापुर को अनेक्स किया जाएगा 1686 में। ये पूरी कहानी अंदर दी गई, उसको करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बताया था। गोलकोंडा को अनेक्स किया गया 1687 में, ठीक है ना, अनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर। So that is the only thing
जो आपको यहाँ पर जानना है, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये हमने आगे बात कर ही रखा हुआ है आपसे, ठीक है ना, ये पूरी कहानी हो रखी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग बॉस, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इस वक्त, ठीक है, समझ गए ये। नाउ आई एम कमिंग टू सीधे थर्ड फेज, फर्स्ट फेज, ये हमारे पास थर्ड फेज तक तो कहानी हमने समझ लिया, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट ताकि मैं आपको बताऊं। अब ये कहानी हमारी हो गई। अब यहां हम लोग आते हैं, औरंगजेब, द मराठास एंड द दक्कन, द लास्ट फेज, ठीक है ना। अब हमने देखा कि 3 डिफरेंट फेजेस है। अहमदनगर फर्स्ट फेज में वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, जहां हमने देखा था कि बीजापुर से अहमदनगर की टेरिटरीज लेना। दूसरे फेज में हमने ये देखा था कि बीजापुर गोलकुंडा का सपोर्ट लेना अगेंस्ट शिवाजी, जब वो लोग नहीं मान रहे थे, इधर उधर की बातें हो रही थी, तब उन्होंने क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने की कोशिश करी, जो है ताकि मराठा से स्कोर सेटल किया जाए। तो अब आते कहानी, जब बीजापुर गोलकुंडा अनेक्स हो चुका है, ठीक है ना, यानी 1687, ये मार्क का मतलब क्या है कि गोलकुंडा इज अनेक्स्ड इनटू मुगल एम्पायर, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। और कहानी आखिरी तक जाएगी, यानी कि 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, ये पूरी कहानी यहां है। तो अब इस बीच में हम देखेंगे जब बीजापुर गोलकुंडा के एफर्ट को खत्म कर दिया गया, तब इस बीच में क्या क्या हुआ, इस बात को थोड़ा समझना जरूरी होगा। आर यू गेटिंग मी, सीक्वेंस समझ में आ गया। नाउ अब देखिए, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा, ठीक है ना, ऑल हिज फोर्सेस अगेंस्ट द मराठास, बीजापुर गोल सभी लोग मराठास के अगेंस्ट में थे। अब देखिए इसकी कहानी भी मैं आपको सीधे बता दूं, इस पीरियड में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां गौर करेंगे तो ये पीरियड कब का है, 1687, ये वो पीरियड है जब शिवाजी है नहीं, शिवाजी का डेथ तो 1680 में ही हो चुका है, ठीक है, शिवाजी का डेथ 1680 में हो चुका है। अब इस बात को समझ पा रहे हैं, उसके 7 साल के बाद की कहानी है। इसका मतलब शिवाजी के बाद जो उनके सक्सेसर्स हैं, जो डिफरेंट मराठा हाउसेस हैं, वो शिवाजी के लिए, ये मराठा मुगलों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब इस बात को समझना है, इसको मैं समझाता हूं, उसके बाद फिर इसको भी लेकर के आगे मूव कर जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, देखिए क्या होता है बॉस, कहानी कुछ ऐसे समझने की कोशिश करनी है हमें कि देखो यार, सबका एक तर्क है, पढ़ो तो यार कभी आराम से इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है ना। अब हमने देखा कि अभी तक की कहानी में हमें यह क्या समझ में आया कि भैया बाबा आदम बैठे हुए हैं किधर, अरे यहां नॉर्थ में बैठे हुए हैं, कौन, मुगल्स। अब मुगलों को अपना अगर, यानी कि यहां कहानी किसकी हो रही है, औरंगजेब की हो रही है, ये है, तो इसका ध्यान भाई नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी है, ईस्ट की तरफ भी है, साउथ की तरफ भी है। दक्कन में इसके पास 3 इश्यूज हैं। इश्यूज कौन कौन से हैं, हमने देखा एक इशू था अहमदनगर का, अहमदनगर जो वेल बिफोर औरंगजेब हो चुका, मतलब औरंगजेब ने ही किया है, शाहजहां के समय में 1636 में कहानी खत्म हो गई। बीजापुर 1686, उसके बाद हम बात करें गोलकुंडा 1687, 1636 अनेक्स्ट, 1686 अनेक्स्ट, 1687 अनेक्स्ट। तो हमने देखा कि 3 फैक्टर तो ये हो गए जो पैन इंडिया बनने से रोक रहा है किसको, मुगलों को, और एक चौथे हैं भाई साहब, वो हमारे हैं कौन, मुगल्स, मराठास। ये 4 बेन हैं, ठीक है। मराठास में अगर हम बात करें शिवाजी के बारे में, इनका डेथ हो चुका है 1680 में, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब क्या है कहानी कि बाई 1687 अगर हम लोग बात करें 1687 तक, 1687 शिवाजी का डेथ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या देख रहे हैं कि इसका मतलब जो दक्कन है बॉस, दक्कन हमारे पास जो दक्कन है फ्री फ्रॉम शिवाजी, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा का इफेक्ट खत्म, ठीक है। करना क्या चाहिए शिवाजी औरंगजेब को कि भाई अपना कंट्रोल इधर एस्टैब्लिश हो गया है, अपना ध्यान नॉर्थ की तरफ लगाए। दक्कन में कहानी जो 3 फॉर्मिडेबल पावर थे वो तीनों आपके हो गए डकनी स्टेट्स, शिवाजी का राइज हुआ, शिवाजी का भी कहानी खत्म हो गया, शिवाजी गए। अब तो उसको ये चाहिए था कि मराठों के साथ रिलेशन अच्छा बनाए, कि कभी भविष्य में अगर साउथ इंडिया में कोई प्रॉब्लम अगर हो तो मराठा का हेल्प मिल सके। कई इसके नोबिलिटी ने इनको ये समझाने की कोशिश करी कि अरे बाबा सुन लो कि भाई मुगलों के साथ, मराठों के साथ रिलेशन अच्छा बना के रखो, और तुम ना ध्यान किधर दो, नॉर्थ की तरफ दो। और गेटिंग में समझाया गया, मानने वाले कहां थे बाबा, कहां मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई,
हमारी बात, हम किसी की बात थोड़े ना मान लेंगे। इसके इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग जो है इसने क्या किया, औरंगजेब ने, ये जो बाबा बैठे हुए हैं, इन्होंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया डिफरेंट मराठा हाउसेस में, मराठा हाउसेस में, ठीक है। जितने भी हिंदू स्टेट्स हैं इधर, हिंदू स्टेट्स, इधर उसने दिमाग लगाना शुरू किया। क्या हुआ, क्या होगा, होगा क्या कि जो आपके पावर थे वो तो निकल गए, आप सबको उन्होंने खत्म कर दिया आपने। शिवाजी का डेथ हो चुका है, ठीक है, शिवाजी जैसा कोई पावरफुल अभी कोई, आप देखें मराठा लीडरशिप अभी हमारे पास नहीं है। डिफरेंट मराठा हाउसेस हैं जो डिवाइडेड हैं। वाई वी शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी कि अपना वो कोई भी कन्फेडरेशन बनाए, मराठा कन्फेडरेशन को क्रिएट करें, मराठा फिर से रीयूनाइट हो। क्यों देना चाहिए था इनको, नहीं देना चाहिए। दिस वाज अ पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के लिए था कि अगर उसे पैन इंडिया पावर बनना था, इवन दक्कन में भी अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश करके रखना था, पावर को कंसोलिडेट करना था, तो मराठा के सबसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए थे। लेकिन नहीं किया। क्या इसने, इसने अब घुस घुस करके जितने भी मराठा हाउसेस हैं उनके ऊपर इसने अटैक करना शुरू कर दिया। लो बाबा हम आ रहे हैं, मराठा हाउसेस पे अटैक करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या होगा, मराठों के पास, जब शिवाजी के पास 35 फोर्ट्स थे, तो मराठा के पास तो अपने कई डिफरेंट फोर्ट्स थे। एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक भाई साहब भटक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपना टाइम और एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हैं। समझाने की कोशिश की, समझ में बात कहां आने वाली है, कहां आने वाली है, ठीक है। इसी बीच में हम देखेंगे कि एक कहानी होती है, साजी ये साहू क्या नाम है इसका, व्हाट आई से, राजा राम, संभाजी के फादर हैं, सॉरी ये क्या कहते हैं, ब्रदर हैं। उन्होंने अपना कंट्रोल पहले जिंजी पे किया, वहां से उनको भगा दिया, फिर उन्होंने अपना कंट्रोल सतारा में जाके कर लिया, शाहू को कैद करके रख लिया गया है, ठीक है ना, उनको भगाते रहे। लेकिन देखेंगे मराठा पावर सतारा में जाके कंट्रोल होने लगा, और बाद में जब साहू रिलीज होंगे तो वो फिर वापस पूना में आएंगे, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहां पर मैं मराठास को भगाना शुरू किया, उनको चेज करना शुरू किया, उनको कमजोर करने की कोशिश करी। अब कब तक वो बेचारा यहां रहेगा, नॉर्थ में भी रहना जरूरी है। एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक भटकता रहा, एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक भटकता रहा, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करता रहा। 1603 में तक यही उसकी कहानी, 1703 तक, 3 तक उसकी यही कहानी रही। 1706 में जाकर उसको ये समझ में आया कि यार ये मैं गलत काम कर रहा हूं, इससे कोई फायदा नहीं है, जो भी उसके एफर्ट्स डाले जा रहे हैं मराठा फोर्ट्स को जीतने का, कंट्रोल करने का, वो सब बेकार है, बर्बाद जा रहा है, सबके सब फ्यूटाइल हैं, बेकार है, कुछ लेने देने नहीं है। लेकिन आप जानते हैं 1707 में तो मरना ही उसको है। आज आप जानते हैं, आप कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि हिज रिकॉर्डेड डेथ वाज इन ईयर 1797। 1706 में इसको एक ज्ञान खुलता है कि अरे बाबा ये तो मैंने बहुत गलती करी। बोलते हैं ना अंत समय में सबको ज्ञान खुलता है, बाबा को भी ज्ञान खुला कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये तो करना नहीं चाहिए था। फिर उसने मुगलों मराठा के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन जब तक वो कर पाता उससे पहले ही, उसके कुछ समय के बाद ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। लेकिन इस वक्त आते आते तक कई ऐसे फैक्टर आ चुके थे जो अब मुगल एम्पायर था उसके अंदर दरार क्रिएट कर देंगे, और मुगल एम्पायर बस गिरने ही वाला है, धीरे धीरे वो श्रिंक करने वाला है। पैन इंडिया पावर से वो धीरे धीरे श्रिंक करेगा, और एक दौर वो आएगा जब मराठास मुगल्स दिल्ली से पालन तक सिमट के रह जाएंगे। पालन में आज एयरपोर्ट है दिल्ली का, दिल्ली का मतलब समझ रहे, लाल किला, यानी सिमट करके दिल्ली से पालम के बीच में रह जाएगा। बहादुर शाह जफर, जब वो कहते हैं जब 1857 के रिवोल्ट में की कहानी आपने पढ़ी होगी, ना किसी के आंख का करूर हो, जब उनको दिया गया लीडरशिप कि भाई आप कीजिए, दिल्ली में नेतृत्व कीजिए 1857 की क्रांति का, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बेकार खेल रहे हो भैया, मैं तो बुझा हुआ दिया हूं, ठीक है, ऐसी वो बातें कुछ कहते हैं, मैं पूरा लाइन याद नहीं आ रहा है। तो वो उनकी कहानी सिमट गई थी दिल्ली से पालम तक, एक जो पूरा दक्कन, पूरा इंडिया उनके पास था, नॉर्थ वेस्ट था, पूरा ईस्ट था, बंगाल वंगाल सब कुछ था, दिल्ली से पालम तक कहानी सिमट गई, मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर गया। तो ये पूरी कहानी है। अब ये जानने और समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली क्या कारण था कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया। क्या इसके लिए केवल औरंगजेब ही रिस्पॉन्सिबल था, या औरंगजेब के अलावा भी कुछ पॉलिसीज थी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? अब ये बात आती है, अब ये आया, बात ये आता है कि भाई अगर हम लोग यहां देखें कि अब ये डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बॉस, ये डिक्लाइन के लिए मुगल एम्पायर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वॉज इट औरंगजेब वाली? क्या ये औरंगजेब था, या उसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स भी थे जो कि मुगलों के एम्पायर के डिक्लाइन के लिए कारण बने? और देयर वर अदर फैक्टर्स responsible for the decline of what I say,
दैट इज कॉल्ड मुगल एम्पायर। अब ये भी तो समझना पड़ेगा ना बॉस। तो देखेंगे कि भाई औरंगजेब को क्यों कटघरे में खड़ा किया गया, तुम कहे करो जिम्मेदार हो भाई। तो कहा कि देखो भैया तुम्हारे समय में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक तो तुम्हारी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो रिलीजियस बाइगॉटरी थी, ये आप जानते हैं इसकी रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है, ये था, ठीक है। इसके समय जागीरदारी क्राइसिस हुआ। जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस क्या है, जागीरदारी क्राइसिस क्या है बॉस, जागीरदारी क्राइसिस, हालांकि ये क्राइसिस पहले से आ रहा है। जब आप देखेंगे इस मनसबदारों को जो जागीर आप दे रहे थे, जिनको लैंड दे रहे थे, तो अच्छी जागीरों की संख्या कम थी। अब अच्छी जागीर का मतलब क्या बॉस, अच्छी जागीर का मतलब जहां का रेवेन्यू ज्यादा हो। तो हर कोई ये कोशिश करेगा ना, आप जब भी नौकरी में जाएंगे तो प्लम पोस्टिंग आप भी चाहेंगे कि जितना प्लम पोस्टिंग मिले, हाँ, सेंटिंग पोस्ट में नहीं जाना चाहेंगे। तो जागीरदार्स भी जो होंगे वो कहेंगे भैया हमको भी इंपॉर्टेंट जागीर दो जहां का रेवेन्यू ज्यादा रहेगा। तो अच्छी जागीर के लिए क्या होगा, हर कोई कूदेगा। अब भाई कुछ अच्छी जागीर होंगी जहां के लैंड का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, कुछ की कम होगी, किसकी बिल्कुल बैरन लैंड होगा। तो बैरन लैंड पे कोई जाना नहीं चाहेगा, जहां की प्रोडक्टिविटी कम होगा वहां कोई जाना नहीं चाहेगा, हर कोई उस जगह जाना चाहेगा जहां की भाई प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। और यही कारण बनेगा जागीरदारी क्राइसिस का कि अच्छे जागीर कम होंगे, लेने वाले ज्यादा होंगे, लेट टू जागीरदारी क्राइसिस। इसके अलावा यहां पर देखेंगे क्या, पीजेंट्स रिवोल्ट भी है, पीजेंट्स डिससैटिस्फैक्शन एंड रिवोल्ट्स, जाट रिवोल्ट वन सच एग्जांपल। तो हम देखेंगे क्या कि औरंगजेब वाज रिस्पांसिबल टू सर्टेन एक्सटेंट, but he was not solely responsible. So Aurangzeb was responsible for the decline of the Mughals, but other factors were also contributing equally for the decline and disintegration of what, Mughals. What are those other factors? ठीक है, इतनी कहानी हमने समझ ली। अरे बॉस ये तो मजा आ जाएगा फिर। सो हम देखेंगे कि औरंगजेब वाज रिस्पॉन्सिबल, ये कहानी मैंने बता दी, औरंगजेब के बाद की कहानी। उसके बाद आपने देखा एग्रीकल्चर क्राइसिस भी है। इनफैक्ट ये जो जागीर के बारे में कहानी है, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, ये है खाफी खां का, जो मैंने अभी आपको बताया। एक छोटी सी बात है, कहते हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, ये खाफी का कहता है। ग्रांट व जागीर बिकम लाइक वन प्रोमोग्रेनेट अमंग 100 सिक, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब क्या है कि अच्छी जागीर तो भैया कम ही है, लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। खाफी का स्टेटमेंट है, एक अनार 100 बीमार, दैट वाज गिवन बाय खाफी खां, हिस्टोरियन है उसी वक्त का, कंटेम्प्रेरी, उसने ये बातें कही जागीरदारी क्राइसिस के ऊपर। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते क्या है, अभी अदर फैक्टर्स में मैं 1 मिनट में भी आपको बता देता हूं। तो अदर फैक्टर्स क्या है, क्या कहते हैं। अब देखें कि सेंट्रलाइज्ड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हमने देखा था कि अदर फैक्टर्स क्या है, कि औरंगजेब के बाद वीक सक्सेसर्स हुए। अभी तक हमने देखा कि औरंगजेब तक जो मुगलों का प्रशासन था वो केंद्रीकृत था। अगर एक स्ट्रांग हैंड है तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा आपके पास, स्ट्रांगली आप उसको कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन अगर आप वीक सक्सेसर हैं, अगर वीक किंग है, तो जाहिर सी बात है बाबा मुझे पकड़ लो, बचा लो। आपने देखा है कि लेटर मुगल पीरियड जब आप लोग पढ़ते होंगे, 18th सेंचुरी जब आप इंडिया के बारे में पढ़ते होंगे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी का भारत, तो आप देखेंगे क्या है कि जो मुगल बादशाहत है ना, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है, किंग मेकर्स के ऊपर। कभी सैयद ब्रदर्स, कभी जहांदार शाह, यानी कि ये जो किंग्स हैं ना, बादशाह हैं, वो क्या है, दे आर द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द नोबिलिटी। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का होना, इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटेंसी का होना बादशाह के अंदर जरूरी है। जैसे ये खत्म होगा, इसका मतलब क्या है, वजीर्स, नोबिलिटी पावर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दिस वाज अनदर फैक्टर फॉर द डिक्लाइन, ठीक है ना। इन द पॉलिटिकल फील्ड औरंगजेब कमिटेड अ नंबर ऑफ सीरियस मिस्टेक्स, जिसके बारे में बताया कि जैसा हमने बताया था, इनस्टेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ मराठा मूवमेंट, ठीक है ना। डिसरिगार्ड ऑफ जय सिंह एडवाइस टू बेफ्रेंड शिवाजी, कहा था ना कि लेनिन अप्रोच रखो शिवाजी के विरुद्ध के लिए, मैंने बताया था आपको, कहा कि लहो, लेकिन नहीं, उसने लेनिन अप्रोच नहीं अपनाया, बल्कि पनिशमेंट देना चाह रहा था। शिवाजी भाग गया था आगरा के किले से, इंप्रिजनमेंट से। सांबा जी को उसने एग्जीक्यूट कर दिया, वाज अनदर मिस्टेक, ठीक है ना। औरंगजेब रिकॉग्नाइज मराठा हैड टू नेगोशिएट विद, संभाजी को उसने एग्जीक्यूट कर दिया था शिवाजी के बाद, ठीक है। और उसके बाद ही इनके भाई संभाजी के बाद ही कौन आ जाते हैं, जो हैं जिसके बारे में बात किया हमने, राजा राम, जो कि सतारा में जाके उनकी वाइफ फिर अपना पूरा वो मराठा पावर को कंट्रोल करेंगे, हु वाज इन द जेल, फेल टू यूनाइट विद द दक्कनी स्टेट्स अगेंस्ट द मराठास। ये
फेल टू यूनाइट दक्कनी स्टेट्स, नहीं कर पाया था अगेंस्ट मराठास, बाद में गोलकुंडा बीजापुर को ही जीता, ये हमने बात कर ली। अटेम्प्ट टू एक्सटेंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर गोलकुंडा बीजापुर एंड कर्नाटका स्टिल द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। अब क्या होता है कि जब बीजापुर गोलकुंडा को अब जीत लेंगे तो डायरेक्ट टाइप का कन्फ्रंटेशन किसके साथ होगा, मुगल्स के साथ होगा, ये भी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद भी चुप हो जाते, मराठा हाउस से दोस्ती कर लेते, काम नहीं किया, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमने देखा था। ट्रस्ट डेफिसिट था विथ मराठास, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। Despite the mistake, Mughal Empire was still a powerful and vigorous military and administrative machinery, but it could not sustain for a longer period of time. Mughal army might fail against the elusive and highly mobile bands of Marathas in the mountainous region of the Deccan. Maratha forts might be difficult to capture and still more difficult to retain. ये इसको समझ में नहीं आया औरंगजेब को, ये बातें समझ पा रहे हैं। उसके देखेंगे कि breach with Marwar was not due to an attempt of Aurangzeb's part of undermine the Hindus by depriving of the recognized head. अब हम देखें क्या, but due to a miscalculation on his part, he wanted to divide Marwar state between the two principal claimants, ठीक है ना, ठीक है, in the process। अब देखिए क्या होता है कि अभी हम देखेंगे जो राजपूत हैं they were supporting मराठा मुगल्स, ठीक है ना, लेकिन मारवाड़ के मुद्दे के ऊपर हम देखेंगे एक पॉलिटिकल मिस्टेक हो गया ऑन द पार्ट ऑफ द औरंगजेब, और जब वहाँ वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तो औरंगजेब की वहाँ पर गलती साबित हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि उसका एक इंपॉर्टेंट एली नॉर्थ इंडिया से उससे दूर हो गया, ठीक है, यही इसकी पूरी कहानी है। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हमने बात किया ही था, ठीक है, जिसमें देखा जजिया लगाया, फिर न्यू बिल्डिंग्स और टेम्पल्स को बनने से रोका, एटसेट्रा, ये काम किया। अब इसके अलावा हमने बताया कि अदर फैक्टर्स क्या हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फैक्टर भी थे। नेग्लेक्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय द मुगल रूलिंग क्लास वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। यूरोपियंस ने डिक्लाइन कभी भी इग्नोर नहीं किया मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, लेकिन मुगल्स ने किया। अकबर्स मेजर्स हेल्प टू कीप द फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू चेक फॉर सम टाइम, लेकिन उसके बाद पॉसिबल नहीं हो पाया, बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू इफेक्ट फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। लेकिन औरंगजेब के लिए ये नहीं कर पाया, और अकबर ने किया था, उसने एक सुलही कुल की पॉलिसी, सारी चीजें बनाई थी, बट इट वाज नॉट डन बाय औरंगजेब। बाय द टाइम औरंगजेब केम टू द थ्रोन, सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन वाज ऑलरेडी स्ट्रांग। मैंने कहा कि औरंगजेब के आने से पहले सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि सोशल फैक्टर में हमने देखा ही, इकोनॉमिक फैक्टर में देखूं तो क्या बात करें कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू करी, एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करा, उस एम्पायर को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा राजस्व चाहिए था। दूसरी तरफ क्या है कि जहांगीर साहब को पेंटिंग, जम के पैसा उधर बर्बाद किया। शाहजहां साहब को बिल्डिंग बनवाना था, जम करके उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, मार्बल्स का यूज किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, खजाना खाली हो गया। आज वी प्राउड ऑन देम, ठीक है ना, कि हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग है मुगल पीरियड की, ठीक है ना, बट इसका खजाना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि खजाना खाली है, इकोनॉमिक फैक्टर है। सोसाइटी में कई तरीके का अनरेस्ट आ चुका है, जाट रिबेलियस हो रहे हैं, से हर कोई रिबेलियस हो रहा है, और उसकी अपनी पर्सनल कुछ जो बायोगेट्री पॉलिसीज थी वो इसलिए भी थी क्योंकि उसे अपने कम्युनिटी के लोगों को अपने सपोर्ट में लाना था। तो उलेमास को, मुल्लाज और मौलवीज को खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए उसने एंटी हिंदू पॉलिसी को लेकर आया। नतीजा क्या हुआ, दिस वाज द डिक्लाइन ऑफ व्हाट आई से ऑफ द मुगल्स। So Aurangzeb lacked the foresight and statesmanship necessary to effect the fundamental changes in the socio-political structure, policy or pursue policy which could for the time being reconcile the various जो है competing elements. Aurangzeb was both a victim of circumstances and helped to create a circumstance of where he became a victim. वो समय का भी मारा था और उसने खुद गलतियां कुछ के लिए भी करी। So Aurangzeb was both victim of a circumstances which was created by Akbar himself, Jahangir and Shahjahan also, ठीक है ना, and helped to create circumstance of which he became a victim। और उसने ऐसा हालात खुद के लिए तैयार कर दिया, खासकर दक्कन के मैटर में, जिसका वो खुद अंततः शिकार हो गया। और फाइनली आप जानते हैं कि जब उसको रियलाइजेशन हुआ 1706 में, ठीक है ना, कि अब मराठास के साथ ठीक रिलेशन करना चाहिए, जितने भी फोर्ट्स को वो जीत रहा है वो फ्यूटाइल हो रहा है, तब उसने अपना एक अप्रोच, पीसफुल अप्रोच लेके आया, किसकी तरफ, मराठास की तरफ। लेकिन तब तक तो वो फिर जब औरंगजेब औरंगाबाद में आता है, थोड़ा रिट्रीट करता है साउथ इंडिया में ही, फिर आप जानते हैं औरंगाबाद में 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है। यही कहानी यहाँ लिखा गया, औरंगजेब वाज बोथ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड हेल्प टू क्रिएट द सर्कमस्टांस ऑफ व्हिच ही बिकेम अ विक्टिम। गॉट मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, यू आई बिलीव यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। सो यहाँ पर मुगलों की कहानी खत्म हो गई, औरंगजेब की कहानी खत्म हो गई, एक क्लास चैप्टर हमारा बच गया है, वो हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा ये किताब जो समग्र बुक सीरीज के अंदर ये चर्चा हो रही थी वो अपने समापन की तरफ आएगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले सत्र में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।